हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीए फाइनल ऑडिट जैन 26 के पेपर का एनालिसिस। अब सर ये वीडियो किसके लिए रेलिवेंट है? सबसे पहले जिसने जैन 26 के एग्जाम्स दिए हैं। दूसरा, ये उन बच्चों के लिए रेलिवेंट है जो सीए फाइनल का एग्जाम देने वाले हैं मई 26, सितंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स। काफ़ी आपको इसमें बातें सीखने को मिलेंगी, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। समझ आएगा कि यार पेपर को किस नज़रिए से अप्रोच करना है। जो एमसीक्यूज होते हैं, क्या उसके लिए हमको कोई स्पेशल मटेरियल रेफर करना है या नोट्स और क्वेश्चन बैंक काफ़ी हैं? ठीक है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एमसीक्यूज कहाँ से आए, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस थे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे, वो कहाँ से आए। ठीक है, क्या हमको कोई एक्सटर्नल टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है या फिर आईसीआई के एमटीपीज ही काफी हैं। कई सारी आपको रेफरेंसेस यहाँ पे मिलती हुई चलेंगी। ठीक है, बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप वीडियो पे अटेंडेंस लगा दो अपनी पॉजिटिविटी से वीडियो को लाइक करके। ठीक है सर, और अगर आप चैनल पे नए नए आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज सीए फाइनल ऑडिट के रिगार्डिंग पूरी की पूरी गाइडेंस विद रिवीजन वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती है। ठीक है सर, तो मैंने आपके लिए पूरा का पूरा एनालिसिस डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है। सबसे पहले तो भाई मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। पेपर वाले दिन जब हमने पोल कंडक्ट किया तो काफी बच्चों ने कहा सर पेपर हमको एवरेज लगा, बट मैंने जब इसका एनालिसिस किया तो आई फेल्ट द पेपर वाज नॉट एवरेज। भैया ये पेपर डिजर्व करता है एक रिस्पेक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं कि यस इट वाज अ अबव एवरेज कैटेगरी। अब सर अबव एवरेज पता है ये कैसे बन गया? हाँ सर, ये कैसे बन गया अबव एवरेज? कहीं ना कहीं आईसीआई ने भी क्वेश्चन फ्रेमिंग में थोड़ी गलतियां करी हैं। बीइंग इतनी बड़ी बॉडी, इस लेवल पे क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलतियां होना, दिस इज समथिंग विच आई फील इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये लोग हमको जब SQC 1 पढ़ाते हैं, ठीक है, SA 220 पढ़ाते हैं, तो ये पता है कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं हमको EQCR का। यस सर, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्यों होता है EQCR? सर EQCR इसलिए होता है ताकि लिस्टेड एंटिटी की जब ऑडिट रिपोर्ट जाती है ना, जब लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट रिपोर्ट जाती है, कहीं उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट हमसे गलत ना इवेल्युएट हो जाए, तो हमारी ऑडिट टीम चाहती है कि एक बार इसको EQCR भी देख ले। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जो एक सीए फाइनल का ऑडिट पेपर है वो भी इतना सेंसिटिव है? वो भी एक इतनी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है कि उसका भी एक बार रिव्यू होना चाहिए, उसको भी एक बार देख लेना चाहिए कि उसमें क्वेश्चन ठीक से डले हैं या नहीं। आंसर इज यस, बट कहीं ना कहीं आई थिंक आईसीआई इज गिल्टी। मैं कहता हूं आईसीआई के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्होंने भी ये पेपर बनाया, दे आर गिल्टी। अब सर इन पे क्लॉज, कौन सा क्लॉज लगाए? अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ढंग से ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज नहीं करता, ग्रॉसली नेग्लिजेंट होता है सी इन प्रैक्टिस, तो उस पर तो हम लगा देते क्लॉज 7 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस, ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कैरिंग आउट ऑफ ड्यूटीज। अब इन पे कौन सा क्लॉज लगाएं जब इन्होंने ऐसी ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखाई है? अभी हम पूरा पेपर एनालाइज करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, बट ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू टेक अवे अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दिस पेपर। आप काफ़ी सारी बातें सीख के जाओगे एज अ सीए स्टूडेंट, इस बात का मुझे विश्वास है। ठीक है सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज के साथ। ये हमारे पास ये वाला पेपर है NHA 1 करके, इसमें इन्होंने लिख रखा है। आपके पास जो भी एमसीक्यू पेपर है आप वो रेफर करके चल सकते हो। तो सबसे पहले आती है इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 1। हमेशा मैं कहता हूं पहले क्वेश्चंस पढ़ा करो, फिर आप कहीं ना कहीं ऊपर से केस स्टडी से देख सकते हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट स्पेसिफिक आईटी कंट्रोल्स फॉर दिस कंपनी टू इंप्लीमेंट एंड ऑपरेट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑडिट ट्रेल फीचर इज फंक्शनल, ऑपरेटेड एंड नॉट डिसेबल्ड। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जो हम इंटरनल ऑडिट का चैप्टर पढ़ते हैं, यस सर, उसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अगर मैं आपको एनालिसिस डॉक्यूमेंट में से दिखाऊं तो आपको नोट्स में ये पेज 88.7 पे मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्लस आईसीआई ऐसा नहीं है पहली बार इस क्वेश्चन को पूछा, एमसीक्यूज में पहली बार पूछा, बट डिस्क्रिप्टिव में बहुत बार पूछ चुके हैं। आपका May 24 मेन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अभी रिसेंट जो एमटीपी हुई जैन 26 की, उसमें भी इन्होंने पूछा। तभी मैं कह रहा हूं जो एमटीपी भी आप कर रहे हो ना, मॉक टेस्ट आप लिख रहे हो, आप आईसीआई का लिखो, ताकि मान लो अगर मॉक टेस्ट में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है और मान लो आपको नहीं आता, एटलीस्ट यू कैन लर्न इट, एटलीस्ट यू कैन लर्न इट, एटलीस्ट यू कैन पुट योर एम्फेसिस ऑन इट कि भाई मेरे को इस टॉपिक को अच्छे से करके चलना है। अब सर सवाल आता है इसका आंसर क्या होगा? बड़ा सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट कहता है controls to ensure that user IDs are assigned to each individual employee and user IDs are not shared among multiple users। सर ये सही बात है, हर एम्प्लॉय के पास अपनी यूजर आईडी होनी चाहिए और यूजर आईडी की शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहे। ठीक है सर। कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट ऑडिट ट्रेल डेटा इज इनक्रिप्टेड यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। भैया ऑडिट ट्रेल का जो डेटा होता है ना वो दिखना चाहिए, ऑडिट ट्रेल दिखनी चाहिए, किस यूजर ने कौन सा एक्शन लिया, इसको इनक्रिप्ट करके क्या फायदा? तो ये तो गलत पॉइंट, और ऐसा कोई क्रिप्टोग्राफिक करके मैंने कोई टेक्निकल वर्ड आपको क्लास में पढ़ाया भी नहीं था। थर्ड पॉइंट आता है कंट्रोल्स टू इंश्योर
दैट चेंजेस टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑडिट ट्रेल आर ऑथोराइज्ड, ऐसे ही नहीं कोई भी चेंजेस कर दे, ये ऑथोराइज चेंजेस होने चाहिए। प्लस किसने चेंज किया, इसका लॉग मेंटेन होना चाहिए, इसकी डिटेल मेंटेन होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, ये एकदम लॉजिकल है। एंड लास्ट पॉइंट आता है, कंट्रोल शुड इंश्योर दैट ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट्स आर प्रिंटेड। कहते हैं हर ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट का प्रिंट लो और इसको फायर प्रूफ कैबिनेट में स्टोर करो। सर ऐसी बात हमने करी नहीं। पर्यावरण को बचाओ, ठीक है, पेपर वेस्ट मत करो, पर्यावरण को बचाओ, प्रिंट करने वाली हमने बात बताई नहीं। तो 1 एंड 3 आर द राइट आंसर। तो यहां पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, बच्चे ने भी आई थिंक सही चूज किया है, 1 एंड 3 आर द राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, यस सर। अब आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which of the following information given in the notes to separate financial statement is not included in consolidated financial statement? तो अगर मैं आपको ग्रुप ऑडिट का ये टॉपिक दिखाऊं, एक मिनट। यस सर, अगर आप अपने नोट्स पे आओगे तो हमने ये टॉपिक कवर किया था, एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो एसएफएस में तो आती हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो आती है, बट कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं होती। तो इसमें कई सारी हमने बातें डिस्कस की थी कि बोनस शेयर्स का सोर्स क्या था, कि आपने कैपिटल रिजर्व से बांटे, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से बांटे, ये सोर्स ऑफ बोनस शेयर सीएफएस में देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी आपने शेयर्स का इशू किया उसमें से जो अनयूटिलाइज्ड मनी है, जो आपने पैसा यूटिलाइज नहीं किया, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। ऐसी एमएसएमई के डिस्क्लोजर आते हैं। प्लस जो भी आपने इंपोर्ट्स करी हैं ऑन सीआईएफ बेसिस, वो सब यहाँ पे आते हैं। जो एक्सपेंडिचर्स हैं फॉरेक्स में, वो आप इसके बारे में बताते हो। फिर उसके बाद इंपोर्टेड मटेरियल कितना यूज किया, इंडिया का मटेरियल कितना यूज किया, वो आप बताते हो। डिविडेंड के बारे में बताते हो, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कई सारी बातें होती हैं जो एसएफएस में तो आती है बट सीएफएस में कहीं ना कहीं नहीं आती। अब दोस्तों अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पूछा कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एसएफएस में तो आती है बट आपके सीएफएस का पार्ट नहीं बनती। तो अगर आप मेरे साथ ऑप्शन देखो तो इन्होंने यहां पे ये ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला, सोर्स ऑफ फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड, क्या ये पॉइंट हमारा बुक से था? यस सर, पहला ही पॉइंट था, तो ये पॉइंट तो यहां पे आएगा। दूसरा, डिस्क्लोजर अंडर द एमएसएमई एक्ट, क्या ये भी बुक में था? हाँ सर, ये भी बुक में था, ये भी आएगा। अब डिस्क्लोजर ऑफ यूटिलाइज्ड मनी, मुझे बताओ यूटिलाइज्ड मनी था या अनयूटिलाइज्ड मनी? सर ये यूटिलाइज्ड मनी नहीं था, ये था अनयूटिलाइज्ड मनी। यो पैसा आपने यूटिलाइज कर लिया, उसके बारे में बताने की जरूरत थोड़ी है, ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं आता। प्लस अर्निंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज विच आर नॉट कैलकुलेटेड ऑन एफओबी बेसिस, क्या ऐसे पॉइंट की हमने कोई बात करी विच इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन एफओबी बेसिस? सर ऐसे पॉइंट की भी बात नहीं करी। तो आपको बताने कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एसएफएस में तो आएंगी बट सीएफएस में नहीं आएंगी। सो द राइट आंसर इज दिस। वन ऐसा पॉइंट है और 2 भी ऐसा पॉइंट है, तो 1 एंड 2 करके हमारा आंसर बनेगा। एंड 1 एंड 2 ही सही जवाब है। तो आई थिंक बच्चे ने भी सही जवाब किया, हमने भी सही जवाब निकाल लिया। बात समझ में आती है? आती है सर। एक और मैं आपको छोटा सा ट्रिविया बताता हूं। अब सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमको कैसे पता चलेगा? तो देखो सबसे पहले तो जो नोट्स में है वो इंपॉर्टेंट है, जहां भी हेडिंग के नीचे 5 से 6 पॉइंट दे रखे, दे बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब सर क्वेश्चन बैंक की मैं बात करूं तो अगेन क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन 11, तो मैजिक देख रहे हो, इंटरनल ऑडिट का भी इन्होंने क्वेश्चन 11 उठाया, ग्रुप ऑडिट का भी इन्होंने क्वेश्चन 11 उठाया, और पता है दोनों ही क्वेश्चन एमटीपी जैन 26 में पूछे थे, ठीक है। एंड लास्ट ये नवंबर 22 में आईसीए ने पूछा था। तो भैया जो रीसेंट आरटीपी एमटीपीज हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस और टॉपिक्स आईसीए टेस्ट करता है दे बिकम इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, प्लीज उनको इग्नोर करके मत जाना, ठीक है सर। तो 2 क्वेश्चन तो हमारे बढ़िया चकाचक निपट गए, क्लियर है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। What should be CAL observation regarding the custody arrangement of investment in liquid assets by SH Finance Limited? अब सर ये SH Finance Limited क्या है, इसके लिए हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखो SH Finance Limited के बारे में कहाँ लिखा है, ये रहा SH Finance Limited. LMN and Associates are the statutory auditor of SH Finance Limited, which is a NBFC registered with RBI under the middle layer category. ठीक है सर। इसने हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ही भूल गए बताओ। इसने हमसे पूछा था कि कस्टडी अरेंजमेंट बताओ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव्ड लिक्विड एसेट्स। तो ये लिक्विड एसेट्स के बारे में इन्होंने कुछ बता रखा है क्या क्वेश्चन में? कंपनी हैज इन्वेस्टेड अप्रूव्ड लिक्विड एसेट्स वर्थ ₹45 करोड़ एंड हेल्ड देम इन द सेफ कस्टडी इन द ओन प्रीमाइसेस। अब सर ये लिक्विड एसेट्स वाली बात कहां से आई, कैसे आई, बात समझना। हम बैंकिंग में कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यस सर। तो जो भी बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है उसका 1% हमें लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऐसी एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसका 1% उसको लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ता है। तो अगेन हमने एनबीएफसी के जो डिपॉजिट्स डायरेक्शंस थे उसमें इसके बारे में बात की थी। तो अगर आप डिपॉजिट्स डायरेक्शंस पे आओगे तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे सिखाई थी कि चेक
दैट द इन्वेस्टमेंट्स, मैंने इसमें क्या कहा था, इसमें से 3-4 पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेना, बाकी रीड करके चलना, ठीक है सर। तो इसमें हमको देखना है इन्वेस्टमेंट्स इन द लिक्विड एसेट्स आर इन द सेफ कस्टडी विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ये आपको कस्टडी अपने साथ नहीं रखनी, दे नीड टू बी केप्ट विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो आपको अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूं तो क्या एनबीएफसी अपने पास रखेगी या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक? सर विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो दोस्तों अगेन इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगेन इसका अगर आप आंसर मेरे साथ देखो तो ये कहता है कंपनी शुड कीप इट इन अ सेफ कस्टडी, ठीक है, विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ये सही है सर, ये सही है। एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस, ये लॉजिक भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। और मैं आपको बताऊं ना, अगर मान लो कोई बच्चा पढ़ के भी नहीं गया, ठीक है, मान लो कोई पढ़ के भी नहीं गया, तो चारों में से सबसे ऑप्शन ये अच्छा लग रहा है। क्या सेकंड ऑप्शन देखो, कहता है इट इज एक्सेप्टेबल कि आप अपनी ओन कस्टडी में रखो। सर ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है। इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर ऑडिट पर्पस, वाह। इट शुड नॉट बी लॉज्ड विद एनी बैंक एज दे आर रिस्क फ्री एसेट। नहीं बाबा, जो आपके लिक्विड एसेट्स हैं आप उनको सेफ रखोगे विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। चलो क्वेश्चन 3 का ए हो गया। नाउ सर व्हाट, अब इससे लर्निंग क्या मिली? सर इससे लर्निंग ये मिली कि जब बात होती है डिस्क्रिप्टिव आंसर की, जब बात होती है डिस्क्रिप्टिव आंसर की, तो मान लो ये हेडिंग है एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई 4-5 पॉइंट्स डिस्क्रिप्टिव के लिए याद कर सकते हैं। बट जब बात एमसीक्यू के लिए आती है तो हमको सारे पॉइंट्स रीड करने पड़ेंगे। वी नीड टू रीड थॉरोली द सारे पॉइंट्स, कि मान लो अगर ऐसे एमसीक्यू फ्रेम करता है तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई? आई सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 4। व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट दैट डीएफ फाइनेंस लिमिटेड मस्ट अचीव बाय 31 मार्च 27? अब सर डीएफ फाइनेंस लिमिटेड क्या करती है? एक बार देखो, ऊपर वाली एसएच फाइनेंस थी, अब डीएफ फाइनेंस की बात हो रही है। यह बात हो रही है डीएफ फाइनेंस की। तो ये कहता है यू आर अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ डीएफ फाइनेंस लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। ये एक इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कंपनी है जो मार्च 2020 में बनी थी। कंपनी के इन्होंने हमको एसेट्स बता दिए, ठीक है, कि फाइनेंशियल एसेट 65% है, फाइनेंशियल इनकम 58% है, मतलब 50-50 टेस्ट पास कर रही है। कंपनी ने आरबीआई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया अप्रैल 2024 में, ठीक है, एंड इसके जो करंट नेट ओन फंड्स हैं 8 करोड़ हैं। तो आपसे पूछा गया है सर, क्या आपसे पूछा गया है कि इसको जो मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट है जो इसको अचीव करनी है बाय 31 मार्च 27 वो कितनी है? तो हर कंपनी को, ठीक है, हर एनबीएफसी को 31 मार्च 27 तक 10 करोड़ की नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट अचीव करनी है। अब सर इस क्वेश्चन में छोटी सी डिस्क्रिपेंसी है, क्या? वो भी मैंने आपको हाईलाइट करके दिया। देखो क्या आरबीआई का सर्कुलर कहता है कि भाई अगर कोई भी एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगी 1 अक्टूबर 2022 से, हमारे केस में क्या था 1 अक्टूबर 2024, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2024 था डेट, 1 अक्टूबर था कि नहीं पता नहीं। हाँ, इसने अप्रैल 24 में अप्लाई किया। अप्रैल 24 तो 1 अक्टूबर 2022 के बाद है। हाँ सर। तो आरबीआई कहता है कि इसके पास तो 10 करोड़ होने चाहिए थे, इसके पास तो 10 करोड़ 1 अक्टूबर 2022 से ही ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 10 करोड़ होने चाहिए। तो जब इस एनबीएफसी ने अप्रैल 2024 में अप्लाई किया तो ये 8 करोड़ से अप्लाई कैसे कर दिया? सर क्वेश्चन के फैक्ट्स ही गलत है, क्वेश्चन के फैक्ट्स ही गलत हैं। तो अगर क्वेश्चन के फैक्ट्स गलत है तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो हमने क्या किया ना, हमने आपके लिए एक प्यारी सी रिप्रेजेंटेशन बनाई है। वाओ सर, हम आईसीआई को रिप्रेजेंटेशन देंगे। अब वो रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी मित्रों, सो जैसा आपको पता है कि आईसीआई हमको अपॉर्चुनिटी देता है। सर अपॉर्चुनिटी किसकी? कि मान लो आपको कोई भी ऑब्जर्वेशंस मिली हैं इन द सीए फाइनल पेपर ऑफ जैन 26 या इंटर या फाउंडेशन वॉटएवर, तो आपको एक ईमेल आईडी दे रखी है examfeedback@ici.in, विच आई थिंक इज अ गुड थिंग बाय आईसीआई, कि भाई आपको मान लो कोई भी डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो आप हमको बताओ, हम उसको कंसिडर करेंगे। सो विच इज अ गुड थिंग, राइट? तो मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने आपके लिए पूरी की पूरी शीट तैयार कर दी है ऑब्जर्वेशंस की, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे पहली ऑब्जर्वेशन लिख के भी दे दी कि एज पर आरबीआई सर्कुलर एनबीएफसी इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट नीड टू हैव 10 करोड़ एज नेट ओन फंड इन द क्वेश्चन इट हैज अप्लाइड इन अप्रैल 24, सो फ्रॉम बिगिनिंग इट शुड हैव द नेट ओन फंड ऑफ 10 करोड़ नॉट बाय 31 मार्च 27। ग्लाइड पाथ जो दे रखा है कि आपको 31 मार्च 27 तक 10 करोड़ अचीव करना है, वो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड एनबीएफसीज के लिए है, नई एनबीएफसीज के लिए नहीं है। सो द क्वेश्चन ड्राफ्टिंग इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं क्वेश्चन की जो ड्राफ्टिंग है मेरे हिसाब से रॉन्ग है। तो अगर आप भी इस चीज से सहमत हो, आप इस चीज को आईसीआई को मेल लिख के बता सकते हो। बात समझ में आती है? आती है सर। ये पहली डिस्क्रिपेंसी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। वाओ सर, मजा आ गया। अब आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है दिस क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कहता है सर? कहता है एक लोन था 3.8 करोड़ का टू आरआर ट्रेडर्स
What should be the correct asset classification and minimum provisioning requirement for financial year 24-25? आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के हिसाब से बताना है कि इस लोन की, जो हमने लोन किसी को दिया है, इसकी एसेट क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड में जाएगा, सब स्टैंडर्ड में जाएगा, डाउटफुल में जाएगा, लॉस एसेट में जाएगा, क्या, एंड जो भी इसकी क्लासिफिकेशन है इसके हिसाब से इस पर कितना प्रोविजन बनना चाहिए। तो अगर हम इसके बारे में देखें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आ जाओ यहाँ पे समझते हैं। लोन किसको दे रखा था, आर ट्रेडर। अब ये आर ट्रेडर कहाँ लिखा है, ये रहा सर आर ट्रेडर। देखो क्या कहता है, एलएमएन एंड एसोसिएट्स आर द ऑडिटर ऑफ एसएच फाइनेंस लिमिटेड। अभी जो एनबीएफसी है जिसकी हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो मिडल लेयर कैटेगरी में है, ठीक है सर। अब मिडल लेयर की खास बात क्या है पता है, बताओ मिडल लेयर की खास बात क्या है। सर मिडल लेयर की खास बात ये है कि जो मिडल लेयर का एनपीए बनता है ना, वो सब स्टैंडर्ड तक सिर्फ 12 महीने के लिए रहता है। 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड में रहता है और 12 महीने के बाद वो डाउटफुल कैटेगरी में जाता है। तो ये कहता है कि जो हमने डिमांड लोन था 3.8 करोड़ का टू आर ट्रेडर, हमने इसको एनपीए बनाया। सर एनपीए कब बनाया, ये एनपीए बना ऑन 1 सितंबर 2023। 1 सितंबर 2023 को ये एनपीए बना। और इसमें से भी अगर मैं बात करूं सिक्योर्ड एसेट कितना है, मैंने कहा सिक्योरिटी की वैल्यू है 2.2 करोड़ और कंपनी ने इस पे प्रोविजन बना रखा है 1.6 करोड़। तो एक बार आ जाओ इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझते हैं। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। 1 सितंबर 2023 इस दिन ये क्या बना, एनपीए बना। अब क्या मैं ऐसा बोल दूं 12 महीने तक, 12 मंथ्स तक तो ये सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहेगा, यस सर। इसके 12 महीने कब कवर होंगे सर, दे विल गेट कंप्लीटेड ऑन 31 अगस्त 2024। हमको एनपीए कौन से ईयर के लिए बनाना है, सॉरी हमको क्लासिफिकेशन कौन से ईयर की करनी है, 24-25। तो क्या मैं बोल दूं ये 24-25 के अंदर कवर हो गया, हाँ सर। मतलब इसका अभी डाउटफुल का पहला साल ही चल रहा है, अभी इसका डाउटफुल का पहला साल चल रहा है, यानी D1 कैटेगरी में आएगा। अब D1 कैटेगरी में प्रोविजन कैसे बनता है, बड़ा सिंपल है। जो आपका सिक्योर्ड पोर्शन है, ठीक है सर, इस पे तो आप बना दो 20%, अपन क्या बोलते हैं 20-30-50, यस सर। तो इस पे अपन बना देंगे 20%। एंड जो हमारा अनसिक्योर्ड पोर्शन है उस पे तो बनेगा सर 100%। तो मुझे बताओ सिक्योर्ड पोर्शन कितना था सर, सिक्योर्ड पोर्शन है 2.2 करोड़। इसका अगर मैं 20% लूं तो ये कितना बनता है सर, ये बन जाता है हमारा 2.2 करोड़ का 20%। मैंने आपको एग्जाम से एक दिन पहले भी कहा था कैलकुलेटर लेके जाना, कल को इधर उधर जीरो माइनस वो ना हो जाए दिक्कत। 2.2 का 0.2 करें तो ये बन जाता है सर 0.44 करोड़। और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है सर, सिंपल है, अपना 3.8 में से 2.2 गया 1.6, तो 1.6 का 1.6 बनेगा, तो इसका बनेगा 1.6। तो अगर अपन इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा सर 2.04 करोड़। ये कहीं ना कहीं 2.04 करोड़ का प्रोविजन यहाँ पे हमारा बनना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आंसर देखो, इफ़ यू सी द आंसर गिवन बाय आईसीआई, तो यहाँ पे बनेगा 2.04 करोड़ एंड इट इज़ अ डाउटफुल एसेट। ठीक है, आई थिंक बच्चे का ये गलत हो गया, बट द राइट आंसर विल बी सी। कहीं ना कहीं इसका आंसर सी आएगा। अब सवाल आता है सर क्या ये प्रोविजन वगैरह वाली चीज़ आईसीआई ने पहले पूछ रखी है, क्या आईसीआई ने चीज़ पहले पूछ रखी है, आंसर इज यस। तो अगर आप मेरा एनालिसिस देखोगे, मैंने आपको एनालिसिस में भी डाल के दिया है कि नोट्स में ऑब्वियसली ये बात आपको मिल जाएगी। मैंने आई थिंक नोट्स में आपको अमेंडमेंट वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में ये बात बताई थी, एक बार आप खोल के देखो नोट्स, एनबीएफसी वाले प्रोविजन वाला पार्ट। यस सर, कि यहाँ एनपीए बन गया तो ये सब स्टैंडर्ड रहेगा 12 महीने तक। 12 महीने किसके केस में, एनबीएफसी मिडल लेयर एंड अबव, ठीक है सर। अब उसके बाद इसकी प्रोविजनिंग कैसे होगी, इसके बाद ये डाउटफुल कैटेगरी में प्रोविजनिंग के लिए हमने टेबल डिस्कस की थी कि जहाँ सिक्योर्ड एसेट है, जहाँ चीज़ें सिक्योर्ड हैं, तो वहाँ अप टू 1 ईयर में 20, 1 to 3 ईयर 30 एंड मोर देन 3 ईयर 50, तो यहाँ 20% का प्रोविजन बनेगा। अब ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन जहाँ पे प्रोविजनिंग के बारे में इन्होंने पूछा था, अगर आप मेरे से पूछो, पहले आ चुका है आपके क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी है। दिस वाज आस्क्ड इन November 24 एग्जाम, ठीक है। बट वहाँ पे जो डेज की कैलकुलेशन है कि जैसे हमने 12 महीने गिन के देखा कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन में जाएगा, वहाँ पे इस क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है। यहाँ क्लासिफिकेशन ऑलरेडी गिवन थी तो इट वॉज अ ईजियर क्वेश्चन। यहाँ क्योंकि क्लासिफिकेशन निकालनी थी, दैट्स वाई मैंने बोला क्या, ये पेपर एवरेज तो नहीं है बाबा, इट इज़ अ गुड अबव एवरेज कैटेगरी ऑफ पेपर। अब दोस्तों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको मजा आ रहा है, यू आर गेटिंग सम फील कि भाई कैसे कैसे हमको थोड़ा ध्यान से पढ़ के चलना है। यस सर। नाउ बाबा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 किसकी बात करता है, Which actions of the audit assistants regarding the signing of documents and doing the job should be approved by the engagement partner as correct?
बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है कि कौन से एक्शंस थे ऑडिट असिस्टेंट के जो करेक्ट हैं। एक तो पता नहीं इतनी खटारा लैंग्वेज लिखी है ना इन्होंने, यहाँ पे देखो क्या कहता है, विच एक्शंस ऑफ ऑडिट असिस्टेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय एंगेजमेंट पार्टनर एज करेक्ट। बंदा पढ़ने लगे तो ऐसा लगता है अच्छा कौन से एक्शन है असिस्टेंट के जो एंगेजमेंट पार्टनर को अप्रूव करने चाहिए, फिर आखिरी में बोलता है इज करेक्ट। मतलब समझ ही नहीं आया कि अप्रूव मांग रहा है या करेक्ट मांग रहा है, चाहता क्या है। तो लॉजिकल अब अगर इंटरप्रिटेशन लगाए तो अब इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि कौन से एक्शंस है ऑडिट असिस्टेंट के जो करेक्ट है, मतलब बेसिकली कौन सी चीजें हैं जो आप ऑडिट असिस्टेंट को डेलीगेट कर सकते हो। ये आपका क्लॉज 12 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल से रिलेटेड है। बट मजे की बात क्या है ना, क्वेश्चन फ्रेमिंग शुड हैव बीन बेटर। यही मैं कह रहा हूं, फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस एंड ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज। गिल्टी तो ठहराना चाहिए जिसने भी ये पेपर बनाया है। अब सर बताओ कौन कौन सी चीजें डेलीगेट कर सकते हैं, तो अगेन आपको यहाँ पे कोई लिस्ट दे रखी होगी, ये रिसर्च लिस्ट मिल गई। तो ये कहता है जो हमारा असिस्टेंट था, engagement partner have assigned the responsibility to audit assistant for signing the documents on behalf of firm। ये सारी चीजें दे रखी हैं। कहता है issued the notes to accounts cash flow statement finalized for submission। आप ड्राफ्ट वाले काम कर सकते हो, आप फाइनलाइज वाले काम नहीं कर सकते, दिस इज नॉट करेक्ट। आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन और इशू ऑफ क्वेश्चनेयर, सर ये तो चलेगा। रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस विद क्लाइंट, क्लाइंट से बातें रोज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट गिविंग ऑथेंटिकेशन, सर जहां भी रिपोर्ट और ऑथेंटिकेशन होती है, ओपिनियन और ऑथेंटिकेशन होती है, हम इसको डेलीगेट नहीं कर सकते। तो 2 और 3 ऐसे ऑप्शन है जिनको आप डेलीगेट कर सकते हो, तो ये मेरे को लगता है मोस्टली बच्चों का सही हुआ होगा। 2 और 3 कैन बी डेलीगेटेड, बच्चे का भी सही है, इसको अपन ग्रीन से करते हैं ना जब सही है तो। दिस इज द राइट आंसर। तो 6 एमसीक्यूज तो निपट गए। क्वेश्चन 7 की अगर मैं बात करूं, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मेन पॉइंट यही था कि कहीं ना कहीं जो सीटीओ था ऑफ अ मिड साइज फर्म, इसको एक अर्जेंट अलर्ट आया कि कंपनी का जो कस्टमर पोर्टल है इट इज एक्सट्रीम स्लो एंड विद इन मिनट्स ये अनएक्सेसिबल हो गया, इनएक्सेसिबल हो गया। ये अलर्ट आया फर्म के आईटी सिस्टम से, और ऐसा लगता है फेमिलियर ब्रांडिंग और लैंग्वेज के साथ भी है। कंसर्न अबाउट द मेल फंक्शन, मिस्टर वर्मा ने अपने ऑपरेशन टीम को बोला, उन्होंने कहा कोई हार्डवेयर फेलियर नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर एरर नहीं है, बेसिकली कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कहीं ना कहीं कस्टमर ने फ्लड कर दिया सपोर्ट लाइन को एंड कंप्लेनिंग दे कैन नॉट लॉग इन द ऑर्डर्स। रियल टाइम चार्ट दिखा रहे हैं कि इनॉर्मस सर्ज ऑफ ट्रैफिक बियॉन्ड द नॉर्मल यूज। सो बेसिकली कस्टमर्स आर नॉट एबल टू एक्सेस। तो जब अगर कस्टमर एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो कंपनी सर्विस दे पाएगी, मैंने कहा कंपनी सर्विस नहीं दे पाएगी। तो जब कंपनी सर्विस नहीं दे पाती तो उसको हम क्या बोलते थे सर, उसको हमने सीखा था डोसा। डोसा यानी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। हमने एग्जांपल डिस्कस किया था आईसीआई का कि भाई जब आईसीआई रिजल्ट लेके आता है तो सब लोग आईसीआई की वेबसाइट खोल के बैठ जाते हैं, जिसका रिजल्ट आ रहा है वो भी, उसके रिलेटिव्स भी, उसके दोस्त भी। तो जब आईसीआई की सब आईसीआई की वेबसाइट पे जाते हैं तो सर आईसीआई फिर डाउन हो जाता है, एंड दैट इज अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ओनली। तो कहीं ना कहीं यही छोटी सी बात थी जो यहाँ पे पूछी थी। अगर आपने मतलब मान लो डिजिटल ऑडिट नहीं भी पढ़ा, स्टिल इफ यू वुड हैव रेड दिस एंड लॉजिकली ट्राई टू सी विच वर्ड इज मैचिंग इट, तो कहीं ना कहीं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक मेरे को लगता है कि आपने ठीक कर दिया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। आई थिंक इट इज अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 8 आपसे क्या पूछता है, कहता है बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो विच प्रिंसिपल इज नॉट कंप्लाइड बाय द कंपनी। कंपनी ने कौन से प्रिंसिपल के साथ कंप्लाई नहीं किया, तो आपको अब देखना है पॉइंट्स क्या दे रखे हैं। कहता है वेबसाइट में 1200 वर्कर हैं, इन्होंने एक नया शिफ्ट शेड्यूल डाला है टू मीट द राइजिंग डिमांड। हाउएवर प्रोडक्शन टारगेट्स आर पुश्ड सम लाइन सुपरवाइजर टू रिक्वायर एम्प्लॉयज टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। कहीं ना कहीं 12 घंटे की शिफ्ट जो होती है वो ये लोग लगा रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। सेवरल वर्कर्स कंप्लेन कि भाई उनको बहुत थकान हो रही है, उनको मसल्स वाली इंजरीज हो रही हैं, एंड फैमिली कमिटमेंट्स के लिए टाइम नहीं मिल रहा। बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस की बैंड बजी हुई है। इन्होंने वर्कर्स यूनियन बनाने की कोशिश करी तो कंपनी ने उसके लिए भी मना कर दिया। मुझे बताओ इंप्लॉइज के ऊपर कौन सा क्लॉज आता है सर, इंप्लॉइज के ऊपर आता है इसका उल्टा क्लॉज 3। क्लॉज 3 कह रहा हूं, प्रिंसिपल 3। तो यहां पे प्रिंसिपल 3 की बात होगी, प्रमोटिंग द वेलबींग ऑफ इंप्लॉइज इंक्लूडिंग दोज इन द वैल्यू चेन। प्रिंसिपल 3 शुड बी द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन 9 पे। CAH विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इन प्रैक्टिस हैज रिसेंटली ज्वाइंड एज अ पार्टनर इन JP एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही इज मेकिंग द एफर्ट्स टू इंक्रीज हिज प्रोफेशनल इनकम। सम ऑफ द एरियाज जिसने इसने अपने आपको काम पे लगाए, इन्होंने आपको कुछ एरियाज यहाँ पे दे दिए, ठीक है। इसका सीनियर पार्टनर कहता है भाई तेरे को इन कामों के लिए स्पेसिफिक एंड प्रायर अप्रूवल लगेगा, तेरे को स्पेसिफिक एंड प्रायर अप्रूवल लगेगा काउंसिल का। मुझे बताओ कौन से क्लॉज में डिस्कस करते हैं सर, क्लॉज 11। एक बार अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो कोई एक और काम नहीं कर सकते। क्लॉज 11 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो इनमें से कौन सी चीज के लिए अप्रूवल चाहिए, आ जाओ एनालाइज करते हैं।
पार्ट टाइम फैकल्टी इन द लाइव वर्चुअल क्लासेस ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर सीएस स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा था आईसीआई भी सीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, क्या मैं उसमें पार्ट टाइम फैकल्टी बन सकता हूँ? आंसर इज यस, कोई दिक्कत की बात नहीं, आईसीआई वाले काम आप कर सकते हो। लेक्चरर इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सर जब टीचिंग की बात आती है ना, तो या तो आप प्राइवेट कोचिंग दे सकते हो, ठीक है, प्राइवेट ट्यूटरशिप दे सकते हो, प्राइवेट कोचिंग दे सकते हो, या फिर आप ऐसा बोल दो कि आप इंस्टीट्यूट के अंडर ट्यूटरशिप दे रहे हो। बट किसी एजुकेशन यूनिवर्सिटी की तो हमने बात की नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, इसके लिए लगेगा स्पेसिफिक एंड प्रायर अप्रूवल। फिर कहता है ट्यूटरशिप टू क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल रन बाय एजुकेशन सोसाइटी। क्या ये प्राइवेट ट्यूटरशिप है? नहीं सर, ये भी प्राइवेट ट्यूटरशिप नहीं है, आप स्कूल के अंडर पढ़ा रहे हो, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंडर पढ़ा रहे हो, ये भी अलाउड नहीं है। एंड लास्ट में कहता है लोन्स एंड सर्विसेज की रिकवरी फॉर अ बैंक। तो इसमें मैंने आपको बताया था एनपीएस की दिक्कत बढ़ती जा रही है, क्योंकि एनपीएस की दिक्कत बढ़ती जा रही है तो सीएस की सर्विस चाहिए टू रिकवर द लोन्स, तो ये भी अलाउड है, ठीक है। जब हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 पढ़ते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, वहां पे भी इस चीज को अलाउ कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो ही चीजें जिनके लिए स्पेसिफिक प्रायर अप्रूवल चाहिए, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, एंड पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 वाला अगर आप आंसर देखो तो ये हमारा आंसर बन जाता है। मतलब ऐसा समझो एमसीक्यूज में सारी गड़बड़ नहीं थी, कई सारे एमसीक्यूज हैं जिनमें आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इजीली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। अब आ जाओ इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो 2। मतलब अगर मैं केस सिनेरियो 1 की बात करूं, जो भी क्वेश्चंस इन्होंने दिए और उसके बाद भी जो दिए 9 क्वेश्चंस अब तक सही थे, उसमें एक आध क्वेश्चन में हमको अभी तक गड़बड़ मिली, बाकी एवरीथिंग वाज ऑल राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो। इसी में पता है केस सिनेरियो में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है, अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। पानी के दो दो घूंट लगाओ, गेट रेडी। सर आप ये एनालिसिस हमको पेपर के बीच में क्यों नहीं देते? भैया फिर ऐसी फुर्सत से मैं नहीं दे पाऊंगा। और मान लो खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया, वो बेचारा वैसी टेंशन में आ जाएगा, यार मैं तो सोच रहा था ये भी सही हो गया, 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 ये तो गलत हो गया। और उस टेंशन के चक्कर में ना वो आगे के पेपर खराब कर देगा। तो ऑडिट में तो पास हो जाएगा, बट उस टेंशन में आगे के पेपर खराब कर सकता है। तो ऑलवेज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर एनी रिव्यू और वॉच एनी रिव्यू इज आफ्टर योर एग्जाम, एंड टिल देन लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, कि भगवान मैंने अपने अच्छे कर्म करे हैं, प्लीज मुझे अच्छा अच्छा फल दे देना, ठीक है सर। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट शुड बी ऑडिटर्स कंक्लूजन इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू डिस्क्लोज द पेंडिंग लिटिगेशन। कहता है अगर मैनेजमेंट पेंडिंग लिटिगेशन नहीं दिखा रही तो आप क्या करोगे? तो पेंडिंग लिटिगेशन की बात कहाँ की गई है? यहां तो सर कोई रिलेटिव रिलेटिव की बात करी गई है। एम्प्लॉय ने लॉ सूट फाइल किया, देखो कहता है क्या है, एटीएस। अब ये एटीएस कौन है? एटीएस हमारा क्लाइंट है क्या? यस, एटीएस इज अ ग्रोइंग अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। कंपनी वॉज फाउंडेड 5 years अगो बाय दीज पीपल हु आर ऑल्सो द TCWG। CA राम इज द एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द ऑडिट ऑफ एटीएस। तो आप ऑडिट कर रहे हो एटीएस का पिछले 3 साल से, ठीक है। हमारी फर्म है RMN एसोसिएट। ड्यूरिंग द ऑडिट आपको ये सब चीज़ें मिली हैं, तो उसी में से एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे आपको आई थिंक पैराग्राफ 4 में बताई है। कहता है एक लॉ सूट फाइल हुआ अगेंस्ट एटीएस क्लेमिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। इन लोगों ने कुछ चोरी करी है किसी IP प्रॉपर्टी की, पेटेंट वेटेंट की। क्लेम है 6 करोड़ रुपए का, एंड द लीगल काउंसिल हैज एडवाइज द कंपनी दैट आउटकम इज हाईली अनसर्टेन। कहीं ना कहीं बहुत ही अनसर्टेन चीज है, हम अनसर्टेन है कि हम जीतेंगे हारेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा। बट यस, एक पोटेंशियल लाइबिलिटी आ सकती है हमारे ऊपर। कंपनी ने क्या किया कि कंपनी को ऐसा लगता है इतनी अनसर्टेन चीज है तो हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी बना देते हैं, तो इसका इन्होंने एक नोट डाल दिया ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बट इट ओनली मेंशंस द लॉ सूट। इसने लॉ सूट के बारे में बताया बट क्वांटिफाई नहीं किया, नेचर ऑफ क्लेम नहीं बताई, क्योंकि इनको इन्वेस्टर्स को परेशान नहीं करना था कि भाई हमारे खिलाफ इतना बड़ा केस चल रहा है। तो क्या मैं बोल दूं इट इज अ केस ऑफ इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर? यस सर, इट इज अ केस ऑफ इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर है बट पूरा नहीं है, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, ये 6 करोड़ की अमाउंट मटेरियल है क्या? 6 करोड़ की अमाउंट मटेरियल है क्या? देखो लॉजिकली मेरे को तो मटेरियल लग रही है, लॉजिकली मेरे को तो मटेरियल लग रही है। अगर आप केस में देखो, इन्होंने यहां पे भी लिखा है, देखो मटेरियल एंड परवेसिव, मतलब रेवेन्यू में अगर कोई दिक्कत थी 4 करोड़ की तो उसको मटेरियल एंड परवेसिव बोला। तो जब 4 करोड़ मटेरियल एंड परवेसिव है तो भैया मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार 6 करोड़ भी कहीं ना कहीं मटेरियल भी होगा और परवेसिव भी कह सकते हो सकता है। तो यानी अगर इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो भाई कम से कम मेरे को अपना ओपिनियन क्वालिफाई तो कर देना चाहिए। मतलब मान लो थोड़ा डिस्क्लोजर दिया, थोड़ा डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो एटलीस्ट आई शुड क्वालिफाई माई ओपिनियन। अब देखो आइस है ना, ऑप्शन क्या दिए हैं, कहता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। भैया जब आपको एविडेंस वगैरह सब मिल चुका है, कहाँ लिखा है एविडेंस नहीं मिला? सर एविडेंस की तो बात की ही नहीं, तो जब एविडेंस की बात नहीं की तो डिस्क्लेमर की बात आएगी ही नहीं।
फिर कहता है अदर मैटर में डाल दो। अरे अदर मैटर और एम्फेसिस ऑफ मैटर में पता है कब डालते हैं? वी पुट अप आइटम इन अदर मैटर और एम्फेसिस ऑफ मैटर व्हेन वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन। ये साफ साफ कहता है आपका ऐसे 706 कि आप एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैरा में तभी डालोगे जब आप उस आइटम को लेके आपको ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करना। मतलब उस आइटम में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, तो यहां तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, कैसे आ सकता है ये? एंड लास्ट में कहता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दो। कैसे फालतू बातें कर रहा है। और यहां पता है क्या इन्होंने बोला, क्वेश्चन भी आप पढ़ो, मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू डिस्क्लोज, वहां तो फिर भी इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर था, यहां कहता है रिफ्यूज। तो पहली बात तो इनके फैक्ट्स ऑफ द केस और क्वेश्चन में कोई लिंकिंग ही नहीं है। फैक्ट्स ऑफ द केस में कहते हैं थोड़ा डिस्क्लोजर दिया, यहां कहता है डिस्क्लोज किया ही नहीं। और उसके बाद सर मॉडिफाइड ओपिनियन के लेके कोई पॉइंट ही नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन को लेके कोई पॉइंट ही नहीं है। तो मैं आपको बताऊं ना, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अगर डिस्क्लोजर है ही नहीं तो अच्छा मान लो कोई बच्चा बोलेगा नहीं नहीं सर हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा डालेंगे। भाई मुझे एक बात बताओ, जब डिस्क्लोजर है ही नहीं, यहां लिखा है ना रिफ्यूज टू डिस्क्लोज, मान लो क्वेश्चन ही मानते हैं, जब डिस्क्लोजर है ही नहीं तुम अटेंशन किस पे ड्रॉ करोगे? लॉकी पे? नहीं सर। तो किस पे अटेंशन ड्रॉ करोगे? कोई डिस्क्लोजर ही नहीं है। तो मैंने कहा यहां पे क्या करना है ना, यहां पे सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो मैंने कहा ऐसे केस में अगर किसी ने ईओएम पैरा लिखा है, मेरे को लगता है उसको नंबर मिलने चाहिए, और ऐसे केस में सबको नंबर मिलने चाहिए। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने आपके ऑब्जर्वेशन में ये पॉइंट डाला है, देखो क्या लिखा है, बड़ी अच्छी इन्हीं की लैंग्वेज में लिखा है जो इनको ये पसंद आती है लैंग्वेज। क्वेश्चन सेज मैनेजमेंट रिफ्यूज टू डिस्क्लोज द पेंडिंग लिटिगेशन, बट इन द केस स्टडी it is written that management has given a contingent liability note without quantifying the effects. Both these statements are contrary. एक तरफ आप कह रहे हो थोड़ा डिस्क्लोजर है, एक तरफ आप कह रहे हो डिस्क्लोजर ही नहीं है। And due to inadequate disclosure, we should तो qualify the opinion, which is not even there in the option. So all the options are incorrect. तो ये आपने बात ऐसे को रिप्रेजेंट करनी है। बात समझ में आती है? आती है सर। भाई जिस बंदे ने भी पेपर बनाया ना, एक नंबर का बुड़बक है, ठीक है। इसने पता है क्या किया ना, एआई को तो यूज किया, बट उसके बाद खुद तो रिव्यू ही नहीं किया। अपने को क्या बोलते हैं, डीएसआर, डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू। इसने एआई को ना डायरेक्ट करके छोड़ दिया, ना सुपरवाइज किया ना रिव्यू किया। फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस, ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ ड्यूटीज। अब आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। What is the most appropriate safeguard? This is my favorite question, ठीक है, बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चा नहीं भी पढ़ के गया होगा ना कुछ भी, तो भी उसने सही जवाब किया होगा। Most appropriate safeguard that CARM should apply upon discovering the relation between the article assistant and CFO. सर क्या दे रखा आर्टिकल असिस्टेंट और सीएफओ, तो यहां पे रिलेशन की बात की थी। देखो, योर फर्म रिसेंटली हायर्ड अ न्यू आर्टिकल असिस्टेंट मिस्टर ए, who is a close relative of the CFO of ATS. Mr. A was initially assigned to audit the engagement. Mr. A को इनिशियली आपने असाइन किया था कि भाई तू एंगेजमेंट पे काम करना एज अ आर्टिकल असिस्टेंट। अब ये जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है उसके सीएफओ का रिलेटिव है। वाह। दिस रिलेशन वॉज नॉट डिस्क्लोज टू द ऑडिट फर्म एंड फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स ऑल्सो फेल टू आइडेंटिफाई दिस थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। Engagement partner CRM only became aware of this fact during the final review and audit work is complete. CRM has applied the appropriate safeguard. तो इन्होंने क्या किया, ऑडिट फर्म को बाद में पता चला कि इनके एक टीम मेंबर और क्लाइंट का एक रिश्ता चल रहा है, पुराना रिलेटिव है। तो इन्होंने इस थ्रेट के लिए, कौन सा थ्रेट है पहले तो ये बताओ, फेमिलियरिटी थ्रेट। अब इस फेमिलियरिटी थ्रेट से डील करने के लिए इन्होंने सेफगार्ड लगाया। अब सर लॉजिकली क्या सेफगार्ड लगना चाहिए? क्या हम ऑडिट एंगेजमेंट पूरी वापस से करें? इसमें तो लॉजिक ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो कीटाणु है ना, कीटाणु कौन है, ये मिस्टर ए, जिसकी वजह से थ्रेट आ रहा है, इसको सबसे पहले तो बाहर हटाओ करो, ठीक है सर। अब जो भी काम मिस्टर ए ने किया है, जो भी काम मिस्टर ए ने किया, बस उसको चेक कर लो मिस्टर ए ने अपना काम ठीक से किया है कि नहीं। दिस इज द ओनली वे थ्रेट कैन बी रिमूव्ड। तो अगर आप इनके ऑप्शन देखोगे तो देखो यहां पे क्या कहता है, आर्टिकल असिस्टेंट शुड बी इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम ऑडिट टीम एंड वर्क परफॉर्म्ड हिम शुड बी रीवैल्यूएटेड। क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है? हाँ सर ये सही लग रहा है। चलो बाकी ऑप्शन भी पढ़वा देता हूं। ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दो, वाह, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है नहीं, फिर भी क्वालिफाई कर दो, फालतू पॉइंट गलत। फर्म को रिजाइन ही कर देना चाहिए, एक आर्टिकल के चक्कर में पूरी फर्म रिजाइन करे, ऐसे थोड़ी होता है। फर्म शुड इन्फॉर्म TCWG ऑफ द सिचुएशन एंड मॉडिफाइड ओपिनियन कैन बी इशूड इफ द वर्क डन बाय आर्टिकल असिस्टेंट इज नॉट मटेरियल। भैया हमें यहां पे सबसे पहली बात, TCWG को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। सर क्यों? आपने तो कहा था कि हमको इंडिपेंडेंस को लेके TCWG को इन्फॉर्म करना पड़ता है। भैया इंडिपेंडेंस को लेके जो कम्युनिकेशन जाती है ना TCWG को अबाउट इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस को लेके जो कम्युनिकेशन जाती है ना TCWG को, वो किस एंटिटी के केस में जाती है? लिस्टेड एंटिटी के केस में। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा,
क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में आई थिंक इन्होंने लिखा था कि इट इज अ अनलिस्टेड एंटिटी, तो अनलिस्टेड एंटिटी के केस में आपको टीसीडब्ल्यूजी को इंडिपेंडेंस की कम्युनिकेशन देनी ही नहीं, तो यहां पे वो ऐसे 260 वाला पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, कोई कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो लॉजिकली ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कहीं भी किसी आपको स्टडी मटेरियल कहीं भी ऐसे लॉजिकली नहीं दिखेगा, इट वॉज अ कॉन्सेप्चुअल इजी क्वेश्चन जो आपने आराम से अटेम्प्ट किया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन 12 पे। ठीक है, एंड आई थिंक सच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी मोर इंक्लूडेड इन द ऑडिट पेपर। ठीक है, ताकि बच्चे का ज्यादा ध्यान कॉमन सेंस, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी पे जाए रादर देन रोट लर्निंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को लेके इन्होंने क्या दे रखा है, देखो यहां बोल रखा है रिलेटेड पार्टी। योर टीम आइडेंटिफाइड अ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन वेयर एटीएस प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ 20 करोड़ टू अ सब्सिडरी कंपनी विच इज अ रिलेटेड पार्टी। दिस ट्रांजेक्शन वॉज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड बट नॉट डिस्क्लोज्ड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आपने मैनेजमेंट को कन्फ्रंट किया तो मैनेजमेंट कहती है दोनों कंपनीज कॉमन ओनरशिप कंट्रोल में आती हैं, सो इसको डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, इट इज अ इंटरनल मैटर, इट इज अ इंटरनल मैटर। तो इन्होंने आपको यहां पे इंटरनल कंट्रोल की बात कोई करी नहीं है, बट क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ कौन सी चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इंटरनल कंट्रोल को लेके इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। पहला पॉइंट कहता है ऑडिटर शुड रिपोर्ट अ मटेरियल वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रिलेटेड पार्टी। पहली बात तो क्वेश्चन में रिलेटेड पार्टी की बात करी, यहां रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहां से आ गया, एआई, एआई का चक्कर है बाबू भैया, कुछ भी कहीं भी टाए टाए। ठीक है, अब सर इंटरनल कंट्रोल की सिस्टम देखो, डिस्क्लोजर नहीं है तो आईसीए मान के चल रहा है, क्योंकि डिस्क्लोजर नहीं है तो इंटरनल कंट्रोल खराब होंगे। अब सर एक बात बताओ, अगर इंटरनल कंट्रोल में मटेरियल वीकनेस होती है तो क्या हम टीसीडब्ल्यूजी को बताते हैं, हाँ, बट क्या हम उसके बारे में रिपोर्ट करते हैं, मैंने कहा नहीं, हम रिपोर्ट तो नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए में गड़बड़ है। दूसरा पॉइंट, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन आईसीएफआर रिपोर्टिंग एज पर कंपनीज एक्ट, ये बात तो सही है सर, हम रिपोर्ट करते हैं, हमसे क्या पूछा है, नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अभी ऑप्शन ए इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मटीरियल वीकनेस रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आईसीएफआर में पॉइंट ऑलरेडी कवर हो गया। तीसरा पॉइंट कहता है ऑडिटर शुड कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल टू टीसीडब्ल्यूजी, ये बिल्कुल सही बात है, हमें टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट कहता है ऑडिटर शुड रिपोर्ट अंडर क्लॉज 13 ऑफ कारो 2020। अब सर जो क्लॉज 13 है ना, वो दो बातों के बारे में बात करता है सर, क्या, लॉ और अकाउंट्स। लॉ को लेके बस वो कहता है कि सेक्शन 177 और 188 की कंप्लायंस होनी चाहिए, और अकाउंट्स को लेके वो कहता है कि जो डिस्क्लोजर आप दे रहे हो, जो अकाउंटिंग आप कर रहे हो, वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेके बताओ क्या होगा, तो मुझे बताओ क्लॉज 13 में कहीं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, यहां तो इंटरनल कंट्रोल्स की बात ही नहीं हो रही। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही है कि दिस इज ऑल्सो नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट सर अगर मैं केस स्टडी के हिसाब से देखूं, केस स्टडी ने क्या बोला था, केस स्टडी ने बोला था डिस्क्लोजर नहीं है, तो अगर केस स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो यस, इसकी रिपोर्टिंग, नॉन डिस्क्लोजर की रिपोर्टिंग क्लॉज 13 में होनी चाहिए, बट अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे रिपोर्टिंग करनी है तो ये तो क्लॉज 13 पे नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने ऑप्शन ए ठीक किया है आपको नंबर मिलने चाहिए, और अगर आपने ऑप्शन डी भी ठीक किया है तो भी मेरे हिसाब से आपको नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की हो रही है तो इंटरनल कंट्रोल को लेकर कोई भी कारों की रिपोर्टिंग नहीं होती अंडर क्लॉज 13। बात समझ आती है, आती है सर, इट इज अ बिग डिस्क्रिपेंसी। अगेन जो ऑब्जर्वेशन का डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए बनाया है उसमें मैंने इस चीज को हाईलाइट किया है, एवरीवन प्लीज फोकस। इनके एमसीक्यूज के क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, तो मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया कौन से एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ऑप्शन ए, इट स्टेट्स रिपोर्टिंग ऑन मटेरियल वीकनेस। इफ वी टेक द इंटरप्रिटेशन एज रिपोर्टिंग मींस ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट वर्ड किसके लिए यूज होता है, ऑडिट रिपोर्ट के लिए, यस सर, तो दिस इज नॉट अ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेंस दिस ऑप्शन इज राइट। सेकेंड ऑप्शन डी, इट इज अबाउट कारो 2020 रिपोर्ट बट no reporting responsibility on internal control in clause 13 of Caro 2020, so this option also becomes right। कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल्स की कोई रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कारों में नहीं है, तो यहां पे ये ऑप्शन राइट बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई, आई सर, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन 12 तक हो चुके, आई थिंक 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, फटाफट आ जाओ क्वेश्चन 13 पे आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द ऑडिटर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग, ये इजी क्वेश्चन था,
न्यू रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन शुड बी गिवन। तो अगर मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी की बात करूं, यहीं पे दे रखा होगा, ये रहा रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम सब्सक्रिप्शन सर्विस, न्यू पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द करंट ईयर 1 अप्रैल 24 टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू फ्रॉम मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन एक्सेलरेटेड बेसिस इन द इनिशियल ईयर। कहते हैं जो रेवेन्यू आप आगे जाके अर्न करोगे उसको अभी से रिकॉग्नाइज करो। वाह वाह शैम्पी वाह, डेविएटिंग फ्रॉम द प्रीवियस प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रेट लाइन रिकॉग्निशन। तो ये कहता है आप रेवेन्यू पहले से ही रिकॉग्नाइज कर लो। दिस चेंज वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑडिट फर्म एंड इस वजह से क्या हुआ, सिग्निफिकेंट ओवर स्टेटमेंट हो चुकी है रेवेन्यू की बाय 4 करोड़, जिसको ऑडिट की टीम मटेरियल और परवेसिव मानती है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनीज प्रीवियस पॉलिसी वाज इन लाइन विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब आपने इसके बारे में मैनेजमेंट को बताया तो मैनेजमेंट कहती है जो नई पॉलिसी है, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू फ्रॉम इनिशियल कस्टमर ऑनबोर्डिंग एफर्ट्स एंड मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू रिवर्ट टू द पुरानी पॉलिसी। कहता है कि भाई बेसिकली ऑडिटर के पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है, ठीक है, इंपैक्ट मटेरियल भी है, परवेसिव भी है। बताओ कौन सा ओपिनियन आएगा, एडवर्स ओपिनियन आएगा, ठीक है सर। तो राइट आंसर इज दिस ओनली। अगर आप देखोगे यहां पे न्यू रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, क्वालिफाइड ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं। जब क्वेश्चन खुद कह रहा है मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो क्वालिफाइड कैसे आएगा, गलती करी बच्चे ने। अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं हो सकता, डिस्क्लेमर नहीं हो सकता, राइट आंसर विल बी एडवर्स ओपिनियन। आपको यहां पे एडवर्स ओपिनियन ठीक करना है। क्लियर है, क्लियर है सर। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन 14, कंसिडरिंग द इशू विद फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। अब इन्वेंट्री की बात इन लोगों ने कहां करी है, आ जाओ एक बार देख लेते हैं। ये रहा इन्वेंट्री, इनके पास छोटी सी इन्वेंट्री है जिसमें स्पेशलाइज सर्वर कंपोनेंट्स आते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन वाज डन बाय द कंपनीज इंटरनल टीम, हाउएवर ऑडिटर वाज नॉट एबल टू ऑब्जर्व द स्टॉक काउंट। आप स्टॉक काउंट ऑब्जर्व नहीं कर पाए बिकॉज एक रिस्ट्रिक्शन लग गई थी। जब आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी तो उन्होंने आपको स्टॉक साइंड स्टॉक काउंट की शीट दे दी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे दी कि भाई देखो हमने प्रॉपर्ली स्टॉक काउंट किया और ये स्टॉक है। तो आपने यहाँ पे क्या करे, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, आपने ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। योर टीम परफॉर्म्स ऑल्टरनेट प्रोसीजर, उन्होंने लिख के भी दे दिया। आपने सब्सिक्वेंट सेल्स इनवॉइस भी देखे, रिव्यू भी देखे, आपको सही लगा। इन्वेंट्री बैलेंस 24 लाख रुपए का है विच इज नॉट मटेरियल। भैया जो चीज मटेरियल नहीं है उसके लिए इतनी मेहनत कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहिए अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सर सिंपल है, यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज द मैटर इज नॉट मटीरियल। कहीं ना कहीं मैटर मटीरियल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे, कहता है इशू अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, गलत। क्वालिफाइड ओपिनियन, गलत। ईओएम पैरा, गलत। सिंस द इन्वेंट्री इज नॉट मटीरियल ऑडिटर शुड कंसिडर द ऑडिट टू बी कंप्लीट विदाउट एनी मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन। कोई ओपिनियन मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। इजी इजी सर, देखो अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, फ्री के नंबर। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी लोन ट्रांजेक्शन विद एबीसी सॉल्यूशन, एक तो रिलेटेड पार्टी वाली ने बड़ा परेशान किया है। व्हाट इज द ऑडिटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर आपको इस तरह की कोई गड़बड़ मिलती है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे। तो देखो क्या था रिलेटेड पार्टी वाला, एक बार वापस हम केस रीड करते हैं। कहता है एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन थी 20 करोड़ रुपए की, ठीक है, इसको लेके आपने मैनेजमेंट को बोला कि ये डिस्क्लोज नहीं है। तो मैनेजमेंट कहता है ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, हम इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो जब भी आपको इस तरह की मिसस्टेटमेंट मिलती है आप मैनेजमेंट के पास जाते हो, ठीक है, आप मैनेजमेंट के पास जाते हो, आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मेरे को लगता है ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, आप इसको रेक्टिफाई करो। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली क्या होनी चाहिए सर, इसको असेस करना चाहिए कि अगर नॉन डिस्क्लोजर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो रिक्वेस्टिंग द मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज इट, यही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ सर, बट अगर मैं फैक्ट्स ऑफ द केस के हिसाब से देखूं, ये तो मैनेजमेंट के पास गया था, ये तो मैनेजमेंट के पास गया था, मैनेजमेंट को बोला और मैनेजमेंट ने मना कर दिया। तो अब जब मैनेजमेंट मना कर चुकी है तो अगला स्टेप क्या है सर, अगला स्टेप है चुपचाप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। अगला स्टेप है चुपचाप क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी भी सही हो जाता है। एसएफआईओ वाली बात कोई नहीं, हमने सीखी कि एसएफआईओ को बताना है या फिर आपको ईओएम पैरा डालना है। कोई ईओएम पैरा डालने की जरूरत नहीं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। यहां लॉजिकली या तो ऑप्शन बी आएगा या ऑप्शन सी आएगा। देखो अगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए और मैं फैक्ट्स ऑफ द केस को इग्नोर कर दूं तो वो ऑप्शन सी है कि अगर आपको लगता है पहले चेक करो डिस्क्लोजर मटेरियल है, अगर नॉन डिस्क्लोजर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो आप मैनेजमेंट को बोलो रेक्टिफाई करे, फिर अगर वो रेक्टिफाई ना करे देन आई विल गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन। बट सर अगर मैं फैक्ट्स ऑफ द केस और क्वेश्चन को दोनों को साथ में लेके चलता हूं तो उससे मुझे समझ आता है क्या, मैंने मैनेजमेंट को ऑलरेडी बोल दिया,
मैनेजमेंट बदमाश है, डिस्क्लोज नहीं कर रही, तो आई विल गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन। तो यहां पे अगेन आई फील कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस की फ्रेमिंग है इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। बी और सी दोनों ही कहीं ना कहीं आपके सही आंसर बैठ सकते हैं विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। क्या सर आपने इसको भी ऑब्जर्वेशन में इंक्लूड कर दिया? हाँ भाई हाँ, मैंने इंक्लूड कर दिया। और भैया ऐसा ही नहीं कर रहे कि हमने कुछ भी इंक्लूड कर दिया, लॉजिक के साथ किया है। तो अगर आप भी इस लॉजिक के साथ रिलेट कर पा रहे हो, डेफिनेटली आपको ये व्यू आईसीए को रिप्रेजेंट करना चाहिए। एटलीस्ट उनको पता तो चले चल क्या रहा है, ठीक है? बिकॉज आई नो जो लोग टॉप पे बैठे हैं दे डोंट इवन नो कि अभी ग्राउंड रियलिटी में जो पेपर बन रहा है उसमें क्या क्या गड़बड़े हैं। तो जब तक हम एज अ स्टेक होल्डर आईसीए को नहीं बताएंगे तब तक इनको पता कैसे चलेगा, राइट सर? तो अगर आप चाहते हो सिस्टम्स इंप्रूव हो, भैया आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहा हूं, बट यू एज अ स्टूडेंट यू शुड बी द फर्स्ट वन हु शुड गो अहेड एंड मेल इट टू आईसीए एंड टेल देम कि भाई ये सब ऑब्जर्वेशन है, प्लीज आप इन चीज को रेक्टिफाई करो। एंड ट्रस्ट मी, आईसीए भी आपका भला चाहता है। जो लोग वहां पे काउंसिल में बैठे, दे ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन, दे ऑल्सो वांट द गुड फॉर द प्रोफेशन। आई एम श्योर दे विल कंसिडर दीज ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ठीक है सर। तो मैंने यहां पे लिखा है इन फर्स्ट पैर ऑफ केस स्टडी, कहां गया ये? हाँ, कि इन्होंने 4 करोड़ रुपए कोई मटेरियल और परवेसिव मान लिया, तो भैया 20 करोड़ की जो नॉन डिस्क्लोजर है तो ये भी मटेरियल है। एंड कहीं ना कहीं ही हैज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज, हेंस ही शुड डायरेक्टली क्वालिफाई द रिपोर्ट। फिर हम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो हमेशा वो यही होती है कि आप पहले मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो, फिर वो एग्री नहीं करते तो क्वालिफाई करो। तो ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। तो बी और सी दोनों डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के साथ दे आर पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, तो यहां हमारा पूरा का पूरा यू कैन से एमसीक्यू का जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको यहां पे भी एनालिसिस में सारी बातें लिख के दे दी हैं। अब सर इसमें से लर्निंग क्या बनती है? सारे बच्चे प्लीज बोर्ड पे फोकस करना, ये आपके सीखने की चीज है। सबसे पहले हो सकता है, देखो सारे एमसीक्यूज में दिक्कत नहीं थी, बट यस 2-3 एमसीक्यूज में, 3-4 एमसीक्यूज में इशू था। तो जहां भी आपको लगता है ना किसी एमसीक्यू के 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, आप अपना लॉजिक लगाओ, आप अपना दिमाग लगाओ। एक्ट लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है सर, जो आपको मोस्ट लॉजिकल लगता है उसको आप चूज करो। दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है सर। प्लस अगर मान लो इस तरह की 2 इंटरप्रिटेशन मिलती है तो ये नहीं कि क्वेश्चन के साथ चिपक के बैठ जाओ। डू इट एंड मूव ऑन, दिस इज द बेस्ट वे टू गो अहेड विद इट। ठीक है, मेरे लिए शायद बोलना आसान है, उस 3 घंटे में करना टफ होगा, बट एटलीस्ट नाउ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग एग्जाम, बिकॉज एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है जब तक हम उससे कुछ सीखे ना, राइट? सो यू शुड नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस टाइप ऑफ एमसीक्यूज जहां पे आईसीए परेशान कर रहा है। ठीक है सर। प्लस डू सॉल्व द रीसेंट आरटीपी एमटीपी। आपने देखा पहले 2 क्वेश्चन जो इतने अजीब एरिया से इन्होंने पूछे वो रीसेंट एमटीपीज में से थे। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब भी आप ऑडिट की सेकंड रिवीजन करो, सर सेकंड रिवीजन कौन सी वाली जिसमें आप 6 से 7 दिन देते हो ऑडिट को? फर्स्ट रिवीजन में कितने दिन? 12 दिन। दूसरी रिवीजन में कितने दिन? 6 से 7 दिन। लास्ट रिवीजन में 3 दिन। तो जब आप 6 से 7 दिन वाली रिवीजन करते हो, उसके बाद जब आप एमटीपी लिखते हो, तो आपको पता है हर एग्जाम के लिए ऐसे एमटीपी निकालता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एमटीपी होता है। जो हमारे क्लास स्टूडेंट्स हैं हम उनको फ्री में इवेलुएट करा के भी देते हैं, इस बार भी करा के दिया था, पिछली बार भी करा के दिया था, हर बार करा के देते हैं। तो ये एमटीपी जरूर आपको लिखना चाहिए। सर क्यों? एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं चीजों के साथ डील कर पा रहा हूं। दूसरा, आपने अगर गलतियां भी करी तो एटलीस्ट यू कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड इंप्रूव फॉर द एग्जाम। बात समझ आती है? एंड जो मेन चीज आप एमटीपी लिख के सीखते हो वो है टाइम मैनेजमेंट, कि कहीं ना कहीं आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए इन दोस 3 आवर्स। एंड आखिरी में एमसीक्यूज के लिए कोई स्पेशल मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स और क्वेश्चन बैंक काफी हैं। मैंने सारी की सारी रेफरेंसेस आपको यहाँ पे लिख के दे दी हैं, कौन सी चीज कहाँ से आई, कैसे आई। इवन अगर मैं प्रोफेशनल एथिक्स की बात करूँ ना, जो क्लास 12 का क्वेश्चन पूछा, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन कि क्या एक असिस्टेंट को अलाउड होना चाहिए, डिसअलाउड होना चाहिए, ये अगेन एमटीपी जेन 26 में था। भैया एमटीपी जेन 26 से आप देख सकते हो 3 टॉपिक एमसीक्यूज में उठ के आ गए। इसी तरह अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल 3 ऑफ इमर्जिंग एरियाज, व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट, आरटीपी May 25 में इन्होंने पूछा। तो जो भी रीसेंट आरटीपीज एमटीपीज हैं, प्लीज बाबा इनको इग्नोर मत करो, अच्छे से करके चलो। ठीक है, ठीक है सर। तो यहां हमारा एमसीक्यूज का एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव के साथ। बिफोर आई मूव हेड विद द डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, मैं चाहता हूं आप एक छोटा सा, भले ही चाहो तो ब्रेक ले लो, टेक अ प्रॉपर 2 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, मैं भी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, पानी वानी पीते हैं, एंड देन लेट्स कंटिन्यू विद द डिस्क्रिप्टिव का डिस्कशन। यस एवरीवन, सो आ जाओ, चलो डिस्क्रिप्टिव डिस्कस करते हैं फटाफट कि कहां कहां से कैसे कैसे चीजें आई। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। लास्ट लाइन पढ़ेंगे क्वेश्चन की। तो ये कहता है इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस व्हाट शुड बी द काइंड ऑफ ओपिनियन। पहले बताओ ओपिनियन क्या आना चाहिए इन द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर साइटिंग द अबव सिनेरियो। ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन यू आर रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट द ओपिनियन पैरा एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा। तो सबसे 3 क्वेश्चन पूछे, पहले तो बताओ कौन सा ओपिनियन आएगा, फिर आपने ओपिनियन पैरा बताना है, फिर आपने बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा बताना है। ये 3 चीजें अगर आप बताओगे तो हम आपको 5 नंबर देंगे। ठीक है, तो हम आपको 5 नंबर देंगे। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं।
डीएफ अपैरल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका बिजनेस है, जिसकी ग्लोबल आउटरीच है। कंपनी अपॉइंट सीएवाई एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ड्यूरिंग द ऑडिट इसने कुछ इश्यूज देखे, ठीक है। सबसे पहला इशू, कंपनी हैज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जिसके फिक्स्ड एसेट्स हैं ऑफ द वैल्यू ऑफ 250 करोड़। अब ये जो फिक्स्ड एसेट है ये 60% ऑफ द टोटल एसेट है, यानी आप कह सकते हो मेजर पोर्शन हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ओके सर, अब आगे आ जाओ। Facility was significantly damaged in the flash floods during the year. Management refused to allow an independent valuer to assess the damage, claiming the initial assessments are sufficient. So basically ये कहता है जो इनिशियल असेसमेंट है, उस इनिशियल एस्टिमेट्स हैं वो उसको लगता है काफ़ी हैं, इसने वैल्यूएशन अलाउ नहीं करी। मुझे बताओ, अगर वैल्यूएशन अलाउ नहीं करी मतलब हमारे पास यहाँ पे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है? नहीं है सर। Company has also not made any provision for impairment despite the visible damage to machinery and buildings. इंश्योरेंस क्लेम्स आर पेंडिंग विद डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द कवरेज। कहीं ना कहीं इंश्योरेंस क्लेम्स भी पेंडिंग है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और ज्यादा ओवर एनालाइज करता हूँ, जस्ट गिव मी मोमेंट। हाँ जी, अभी सही है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ओवर एनालाइज करूँ ना, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हैं ना हम कभी कभी, हाँ सर, वैसे अगर ओवर एनालाइज करूँ तो क्या इसमें से गोइंग कंसर्न की फील आ रही है कि सर हमारी बिल्डिंग जो 60% ऑफ द एसेट्स थे वो चले गए, हाँ, उसके बाद बिल्डिंग में डैमेज हो गया, इंश्योरेंस क्लेम्स भी शायद ना मिले तो गोइंग कंसर्न खत्म हो जाए। बट बाबा यहाँ गोइंग कंसर्न की बात है ही नहीं, यहाँ अभी गोइंग कंसर्न की बात है ही नहीं। क्या ऐसा लिखा है क्या कि कंपनी के रेवेन्यू ऑपरेशंस खत्म हो चुके हैं? क्या कंपनी आगे रेवेन्यू नहीं कमा पाएगी? ठीक है, अभी पता नहीं ना कि इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू डोंट नो, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको एक फील आ सकती है सर मटीरियल अनसर्टेनिटी है, बट अभी अभी उस डायरेक्शन में नहीं जाना। मैं रीजन बताऊंगा क्यों, उस पर भी आऊंगा कि कैसे पता चलेगा उस डायरेक्शन में नहीं जाना। आगे आओ मेरे साथ। कंपनी हैज एंटर्ड इनटू मल्टीपल ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी ऑफ 120 करोड़, बट मैनेजमेंट हैज अगेन रिफ्यूज टू प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन की कॉन्फिडेंशियलिटी, हम आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं देंगे। प्लस आपको बोर्ड मिनट्स, जो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स थे उसका भी एक्सेस नहीं दिया, एंड आप इसका कमर्शियल रैशनल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अगेन आपके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। कितना? 120 करोड़ की एक ट्रांजैक्शन का। मुझे एक बात बताओ, दो मोटी चीजें जिनका सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, तो क्या मैं कह दूं इंपैक्ट मटेरियल है? यस, प्लस इट इज इंपैक्टिंग मोर देन वन आइटम, इट इज अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इट इज ऑल्सो परवेसिव। तो जब आपके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, इंपैक्ट मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो कौन सा ओपिनियन आएगा सर? यहां पे आना चाहिए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यहां आएगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एंड मैं आपको बताऊं ना, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में भी करा रखा है। इवन जो आई थिंक एसएस का मैराथन लिया था उसमें भी 705 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक बार अगर आप अपनी बुक पे देखोगे, ठीक है, इफ यू कम टू द नोट्स ऑफ योर स्टैंडर्ड्स, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन जो हमने 8A करके आई थिंक आपको दिया था, तो मैंने इसमें आपको क्या बोला था सर? आपने हमको बोला था ये क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल में भी है, आरटीपी नवंबर 22 में भी है, आरटीपी नवंबर 24 में भी है। यहाँ पे मैंने कहा था डेटर्स 175 करोड़ के हैं जिनसे हमको कोई बैलेंस कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुई, प्लस इन्होंने डिफॉल्ट भी मारे, कंपनी ने इसका प्रोविजन बनाया है, बट वो प्रोविजन काफ़ी कम बनाया है। क्या ऐसा ही इस क्वेश्चन में भी था जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया है? जल्दी से बताओ, क्या यही सेम टू सेम चीज़ इन्होंने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी बोली? हाँ, इन्होंने भी यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू खत्म हो चुकी है और इन्होंने प्रॉपर प्रोविजन नहीं बनाया, इन्होंने प्रॉपर प्रोविजन नहीं बनाया। तो बस फर्क ये है कि हमारे वाले क्वेश्चन में डेटर्स था, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है। वाओ सर, और बताओ। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखोगे, इन्वेंट्री जो 45% है इसका भी वेरिफिकेशन नहीं करने दे रहे, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स नहीं देखने दे रहे, एविडेंस नहीं है। यानी ऐसे ही जैसे दो आइटम यहाँ पे दिए हैं, ऐसे ही दो आइटम आपको यहाँ पे एग्जाम वाले क्वेश्चन में भी दिए। और अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा, यहां पे भी इन्होंने आपसे क्या बोला था कि आप बताओ कौन सा काइंड ऑफ ओपिनियन आएगा, उसका ओपिनियन पैरा बनाओ, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा बताओ। तो सिंपल है, हमें यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात करनी है। वी नीड टू राइट हियर अबाउट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तो अगर इसीलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन बैंक अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। और इसी चीज के ऊपर अभी इन्होंने हाल ही में एक और क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने एमटीपी देखी होगी, एमटीपी सितंबर 25, सेम क्वेश्चन अलग तरीके से यहाँ पे रिपीट किया गया था, बट अगेन कहने का मतलब वही था कि हमको एविडेंस नहीं मिल रहा अबाउट मोर देन वन आइटम, तो यहाँ पे डिस्क्लेमर आएगा, ठीक है। ठीक है सर, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एवरीवन। हाँ जी, प्लीज कम टू 1 का बी। अब 1 का बी देखो क्या कहता है, लास्ट लाइन पढ़ना। हाँ, सबसे पहले with reference to relevant standard on auditing, analyze the circumstances faced by this auditor and guide how he should evaluate the effect of the misstatements which are not corrected by the management. What communication requirements are applicable for the auditor in this situation? अब सर ये कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझना।
पहले तो सर्कमस्टेंसेस समझते हैं। कहता है ये एक एंटिटी है विच इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस, कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसने अपॉइंट किया WYZ एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। वाओ सर, पहले तो XYZ का नाम रख दिया WYZ। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25, CAW इज द एंगेजमेंट पार्टनर और इसको कुछ मिस स्टेटमेंट्स मिली हैं। तो इन्होंने क्या किया, आपको 3 तरह की मिस स्टेटमेंट्स यहाँ पे बता दी। ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अबव मिस स्टेटमेंट शुड बी रेक्टिफाइड, ताकि करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट दिखे। मैनेजमेंट ने इसको रिफ्यूज कर दिया कि हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये मटीरियल नहीं है। कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ है और 250 करोड़ के सामने 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, ये सब मैनेजमेंट को ऐसा लगता है मटीरियल नहीं है। तो अब अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती तो इसको हम प्यार से बोलते हैं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। इनको हम प्यार से क्या बोलते हैं, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट का क्या होता है, तो अगर आप अपने स्टैंडर्ड पे भी जाओगे तो सिंपल सी बात है, हमने सीखा था ऐसे 450। ठीक है, ऐसे 450 जो बात करता है इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट। जब भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट होती है तो हम बोलते हैं हम ऑडिटर हैं। हमें थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। हमें मिस स्टेटमेंट से डर नहीं लगता, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से लगता है। तो जब भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट होती है हम चेक करते हैं मटेरियल है कि नहीं, कंसिडरिंग द नेचर, साइज, सर्कमस्टेंसेस एंड द मटेरियलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पर्टिकुलर ABCD अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर, हम चेक करते हैं मटेरियल है कि नहीं। ठीक है सर। फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट तो ठीक नहीं कर रहा, किसको कम्युनिकेट करेंगे, मैनेजमेंट के ऊपर बैठता है TCWG। तो आप कहीं ना कहीं TCWG को बताते हो कि भाई सबसे पहले आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करते हो क्या क्या मिसस्टेटमेंट्स हैं, फिर आप बताते हो इसका क्या इंपैक्ट आपके ओपिनियन पे आएगा, ताकि आप उनको डरा सको कि भाई हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे। तो आप इंडिविजुअली मिसस्टेटमेंट बताते हो, ओपिनियन पे इंपैक्ट बताते हो, एंड देन यू रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट द मिसस्टेटमेंट। तो यही बात आपको यहां लिखनी थी। तो अगर आप अपने स्टैंडर्ड के नोट्स पे भी आओगे, ठीक है, 1 मिनट। यस सर, ऐसे 450 आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एंड दिस वाज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। तो बेसिकली बाबा अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट वो है जो मैनेजमेंट ने आपको करेक्ट करके नहीं दी। तो आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले चेक करना है इज इट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसके लिए आप एक बार मटेरियलिटी पहले रीअसेस कर सकते हो। एंड जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सर क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे कि कम्युनिकेशन के बारे में बताओ, तो कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे बस इतनी सी बात लिखी है, यू नीड टू कम्युनिकेट विद TCWG, कि आप इंडिविजुअली इनको आइडेंटिफाई करो, इनको बताओ कि क्या इंपैक्ट होगा ओपिनियन पे, एंड देन रिक्वेस्ट करो दैट दे शुड बी करेक्टेड, ठीक है। सो डायरेक्ट प्यारा क्वेश्चन था ऑफ योर ऐसे 450। ठीक है सर। अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो लास्ट लाइन रीड करो। What does the aforesaid concerns reflect on the element of, on which element of the aforesaid concerns reflect on which element of quality control within the firm as per SQC1? आपको एलिमेंट बताना है। हम कई सारे एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं ना, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, उसमें से आपको एलिमेंट बताना है। ठीक है सर। Plus, what are the considerations one should exercise to achieve the quality in all engagements that the firm performs? तो मैं आपको बताऊं ना, ये SQC1 का जो पहला टॉपिक है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, उसका क्वेश्चन है। सर आपको कैसे पता चला, क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ। XYZ and company, a mid-sized firm, has recently expanded its operations. To manage the growing workload, CEO has delegated operational responsibility for the firm quality control system to 2 senior partners. बट सर अब इसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं। वन ऑफ द पार्टनर दो ही सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग न्यू क्लाइंट्स, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑडिट क्वालिटी में, बट मैंने आपको बताया था जिसको भी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसके पास सर ऐसा समझना जो लीडर है, लीडर के पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। अब इसके पास एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, तो सर ये तो दिक्कत हो गई। सेकेंड पॉइंट, फर्म का जो नया इंसेंटिव सिस्टम है वो रिवॉर्ड करता है उन पार्टनर्स और स्टाफ को जो रेवेन्यू जनरेट करते, क्लाइंट एक्वायर करते, क्वालिटी को नहीं। बट सर अगेन अगर आप SQC पे आओ, पहले ही पेज पे आओगे तो आपको पहले ही पेज पे इसका आंसर मिल जाएगा SQC पे। ये रहा सर। हमें किसको रिकॉग्नाइज करना है, सर हमको रिवॉर्ड करना है, हमको रिकॉग्नाइज करना है हाई क्वालिटी वर्क को। पैसे वाले को रिकॉग्नाइज नहीं करना जो पैसे ला रहा है, जो क्लाइंट ला रहा है, नहीं, हाई क्वालिटी वर्क को रिकॉग्नाइज करना है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कुडोज का, कि EY में जो बंदे अच्छा काम करते हैं उनको कुडोज मिलता है, स्पॉटलाइट मिलता है। तो क्वालिटी को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। ठीक है सर। फिर आप आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्योंकि रैपिड एक्सपेंशन हुई तो इन्होंने एलोकेट किए मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज टुवर्ड मार्केटिंग एंड क्लाइंट डेवलपमेंट। रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट होने चाहिए, सर रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। और यही बात यहाँ लिखी है कि हमको रिसोर्सेज कहाँ लगाने हैं, सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो प्रॉब्लम किसकी है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, उसका ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब आपसे पूछा गया है व्हाट शुड बी कंसिडर्ड टू अपहोल्ड द क्वालिटी ऑफ द फर्म, कंसिडरेशंस पूछिए ना।
अगर आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट आर द कंसिडरेशंस टू अचीव क्वालिटी, तो यही आपको 4 कंसिडरेशंस यहाँ पे लिखनी थी कि सबसे पहले अगर क्वालिटी चाहिए तो पॉलिसी बनाओ। अब पॉलिसी बनाने के लिए लगेगा पैसा, पॉलिसी बनाने के लिए लगेगा पैसा, तो देयर शुड बी सफिशिएंट रिसोर्सेज। अब सर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। एंड आखिरी पॉइंट मैंने बताया था, कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं, सेकी। यहाँ पे सेकी की बात नहीं होती, यहाँ बात होती है एकी की, कि हमारी फर्म कंप्लाई कर पा रही है विद एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिक्स के अलावा सीसीटीआर, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज, और इसके अलावा क्लाइंट के अंदर इंटीग्रिटी हमें देखनी होती है। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। इवन अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखोगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ अ स्टडी मटेरियल का टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, उसमें भी इन्होंने सेम चीज़ यहाँ पे पूछ रखी है। ठीक है, तो मुझे लगता है जो आपकी मार्किंग होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए, लगभग आप ऐसा कह सकते हो, 1 नंबर इसको आइडेंटिफाई करने का और बाकी 4 नंबर क्वालिटी कंट्रोल कंसिडरेशंस के, यू कैन से। ठीक है, so this was your question number 1. I think it was a good average easy question which can be managed in the exam. Now let's come to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ने लगोगे ना, आपको लगेगा भाई ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट का क्वेश्चन आ गया। तभी मैं कहता हूँ लास्ट लाइन से पढ़ा करो। अगर आप लास्ट लाइन में आते हो तो देखो क्या कहता है, एनालाइज द प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ सीए नेहा इन द लाइट ऑफ सीए एक्ट 1949। बाबा ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है, ऐसे 299 का नहीं। तो अब हमको देखना है कि क्या कौन सा क्लॉज आएगा सर। देखो क्या कहता है, कहता है एक लिस्टेड कंपनी है जिसका टर्नओवर है 2500 करोड़। इसने 3 जॉइंट ऑडिटर रखे, अनिल, रमन एंड रीना। क्या बढ़िया नाम है। जॉइंट ऑडिटर डिवाइडेड द वर्क एज पर ऐसे 299। अनिल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्स्ड एसेट, रमन वॉज फॉर समथिंग एल्स, रीना वॉज फॉर समथिंग एल्स। जब एजीएम हुई 30 सितंबर को, कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रीअपॉइंट सीए रीना। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप डिसाइड करते हो कि पुराने ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना, तो पता है आपको एक सेक्शन लगता है सर, कौन सा, सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। 140 सबसेक्शन 4 कहता है कि आपको कंपनी को क्या करना है ना, एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा कि हम इस पुराने ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते। जब ये नोटिस ऑडिटर के पास जाता है तो ऑडिटर पता है क्या सबमिट करता है, वो कंपनी को अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है कि भाई जो भी उसके मन की बातें वो रिप्रेजेंटेशन में बताता है। ठीक है, कहते हैं कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा हम इसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे, तो शेयर होल्डर्स ने क्या किया, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और नया ऑडिटर अपॉइंट किया, नेहा एंड एसोसिएट इन प्लेस ऑफ रीना। रीना को बोला टाटा बाय बाय, नेहा को बोला आ जाओ। अब नेहा ने बाकी 2 जॉइंट ऑडिटर्स को ज्वाइन कर लिया। नेहा एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट इमीडिएटली अपॉन रिसीविंग द अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर मिला इसने ज्वाइन कर लिया। एंड सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। अब सर सवाल आता है, क्या जब भी मैं ऑडिट एक्सेप्ट करता हूं तो पता है 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो क्लॉज 8 कम्युनिकेट, यू नीड टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर। ठीक है सर, वैसा यहाँ पे कुछ लिखा नहीं कि प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट किया नहीं किया, बट स्टिल भी फॉर सेफ्टी यू कैन राइट क्लॉज 8। ठीक है सर, बट मेन क्लॉज जो यहाँ पे आना ही आना चाहिए वो है क्लॉज 9, कंप्लायंस विद सेक्शन 139, 140 और अब तो नया नया ऐड हो गया 141। सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ 139 टू 141 हमें एसरटेन करनी है कंप्लायंस विद दी सेक्शंस। इसमें अमेंडमेंट भी हुई थी अभी, और मैंने कहा था अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट है आरटीपी जैन 26 में। तो सर एक बात बताओ, अगर मुझे एसरटेन करना है कि मेरी कंप्लायंस विद सेक्शन 139 टू 141 हुई है कि नहीं, तो एसरटेन मतलब वेरीफाई। क्या वेरीफाई करने के लिए मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट लेना काफी है? नहीं सर, मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट लेना काफी नहीं है। शुभम सर ने सिखाया था हमको इसके लिए रेलिवेंट रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। वी नीड टू वेरीफाई द रेलिवेंट रिकॉर्ड्स। ओके सर, शी लेटर डिस्कवर्ड कंपनी ने कोई स्पेशल नोटिस भेजा ही नहीं था। अब मैंने कहा था ना स्पेशल नोटिस भेजने की जरूरत है यहाँ पे। कहता है कंपनी ने कोई स्पेशल नोटिस भेजा ही नहीं एंड उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो एज पर कंपनीज एक्ट नहीं हुई। बाद में पता चला रीना एंड एसोसिएट्स को कोई जो पुरानी ऑडिटर थी उसने कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दी, तो ना तो स्पेशल नोटिस है ना कोई रिप्रेजेंटेशन है। अब सर एक नया क्लॉज ऐड हुआ था हाल ही में, क्लॉज 5 पार्ट 2 ऑफ योर सेकेंड शेड्यूल। जो एक ओवरऑल क्लॉज है वो कहता है कंपनीज एक्ट की कोई भी चीज के साथ आपने नॉन कंप्लायंस करी एज अ ऑडिटर तो ये भी लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है आपके आंसर में क्लॉज 9 तो आना ही चाहिए। आप इसको भी डाल सकते हो बिकॉज आपने कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस को वेरीफाई नहीं किया, चेक नहीं किया, तो ये भी आएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप ये मानते हो कि प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं आता तो क्लॉज 8 भी आ सकता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लिखने के नंबर नहीं कटते, बट ये जो रेलिवेंट है अगर वो नहीं लिखा तो नंबर कट सकते हैं। दिस इज हाउ यू शुड डील विद दिस क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इवन अगर आप अमेंडमेंट वीडियो देखोगे आरटीपी जैन 26 की, वहां भी मैंने आपको ये एनालिसिस करके दिया था कि जहां भी क्लॉज 9 आ रहा है, ठीक है, वहां आप क्लॉज 5 भी लिख के आ सकते हो।
अगेन अगर आईसीए ने इसको डाला बिकॉज दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तभी मैंने पेपर को कहा था ये एवरेज पेपर नहीं, इट्स अ गुड अबव एवरेज पेपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो पानी के दो घूंट लगाओ। अब देखो लास्ट लाइन, एनालाइज द स्पेसिफिक वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, ठीक है, एंड हाउ दीज कंट्रोल डेफिशिएंसीज इंक्रीज द इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क फॉर द एंटिटी। पहली बात तो भैया अगर कंट्रोल में डेफिशिएंसी है ना तो इससे कंट्रोल रिस्क बढ़ती है। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल का तो कोई लेना देना ही नहीं है। इनहेरेंट रिस्क का तो डेफिनेशन में ही आता है कि रिस्क बिफोर कंसिडरिंग द इंटरनल कंट्रोल। तो अगर कंट्रोल में डेफिशिएंसी, इसका इंपैक्ट कंट्रोल रिस्क पे आना चाहिए। बट अगेन एआई का चक्कर बाबू भैया, आ जाओ देखो क्या कहता है। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग इन केमिकल्स। क्या करें, यू आस्क्ड योर टीम टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल्स and get first-hand information of the departments of their roles regarding the procurement and inventory process। अब आ जाओ देखते हैं क्या क्या इन्होंने आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल के दी। जो हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट है, ही इज द रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर, ठीक है सर, एंड फॉर several years he is purchasing and at the same time sanctioning the payments without allowing anybody to question him। अब एक ही बंदा क्या कर रहा है सर, एक ही बंदा परचेज कर रहा है यानी एग्जीक्यूशन कर रहा है, एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये पेमेंट्स भी कर रहा है, ये मनी के साथ भी डील कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप परचेज भी कर रहे हो एग्जीक्यूटिव फंक्शन और आप पेमेंट्स भी कर रहे हो, सो सर देयर इज अ लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की कमी है। परचेज डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, पेमेंट्स डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, बट यहां सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का इशू है। दूसरी बात कहता है नो रोटेशन ऑफ ड्यूटीज फॉर सेवरल ईयर्स फॉर मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज पर्टिकुलरली चीफ अकाउंटेंट, ठीक है, हु हैज अ गुड रेपो विद द मेजॉरिटी कस्टमर। हमने एक चीज और पढ़ी थी कि देयर शुड बी जॉब रोटेशन, देयर शुड बी रेशन नहीं, जॉब रोटेशन इन सेंसिटिव एरियाज। जितने भी सेंसिटिव एरियाज होते हैं कंपनी में, वहां पे जॉब रोटेशन होनी चाहिए। अब सर इन्होंने जॉब रोटेशन भी नहीं करी, ये एक और प्रॉब्लम इंटरनल चेक सिस्टम की। एंड लास्ट में कहता है जो स्टोर कीपर है, ही डज नॉट कीप एडिक्वेट स्टॉक रिकॉर्ड्स बिकॉज ही जॉइन द कंपनी। जब से इसने कंपनी ज्वाइन करी है, इसने कोई फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं करी। तो अगेन यहाँ पे जो अकाउंटिंग कंट्रोल हैं कंपनी के वो भी गलत हैं और इन्वेंट्री कंट्रोल भी गलत है। तो आपको यही 3-4 डिस्क्रिपेंसीज हाईलाइट करनी थी, दैट्स ऑल यू रिक्वायर्ड टू डू। प्लस इन डेफिशिएंसीज का हमारी कंट्रोल रिस्क पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो आप सिंपल बोल सकते हो, अगर मैं ही परचेज करूंगा, मैं ही पेमेंट करूंगा, तो सर यहाँ पे परचेजेस में मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है, परचेजेस में मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं। प्लस अगर आप कस्टमर्स के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, ठीक है, आप ही कस्टमर्स के साथ ज़्यादा टाइम डील करते हो, तो आप कस्टमर्स के साथ कॉल्यूड कर सकते हो, ठीक है, आप कस्टमर्स के साथ कॉल्यूड कर सकते हो। आप ऐसे कस्टमर्स को माल दे सकते हो क्रेडिट पे जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे बैड डेट्स हो सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक रिकॉर्ड्स के प्रॉपर आपके पास स्टॉक रिकॉर्ड्स नहीं है, आप इन्वेंट्री वेरिफिकेशन नहीं करें, तो इन्वेंट्री में भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो ये सब डेफिशिएंसीज और रिस्क आप कहीं ना कहीं यहाँ पे हाईलाइट करके चल सकते हो। सो इट वॉज अगेन अ लिटिल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट आपको इसका आई थिंक आंसर नहीं मिलेगा, बट येस दिस इज हाउ इट शुड बी डेल्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सी पार्ट, मैसर्स आरएसपी एंड एसोसिएट्स। लास्ट लाइन पढ़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाउ परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर असिस्ट द प्रैक्टिशनर। जहां प्रैक्टिशनर वर्ड आ गया, कौन सा एसआरई है, 2400 इन अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भैया डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एंड मैंने इसका आपको रेफरेंस भी दे दिया है। कहाँ दिया है सर, कहाँ दिया है सर, ये दिया है देखो, SRE 2400, नोट्स का भी रेफरेंस दे दिया, क्वेश्चन बैंक का भी रेफरेंस दे दिया, क्वेश्चन वन है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, और लास्ट MTP May 24 में भी आईसीआई ने पूछा था। स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चन में उन्होंने दोनों पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं, इंक्वायरी भी, एनालिटिकल प्रोसीजर भी। एग्जाम में क्या पूछा, सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। तो हमारे 3 क्वेश्चन तो फटाफट निपट गए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3A, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑडिट जो CNAG एक्सपेक्ट कर रहा है आपको कंडक्ट करने के लिए, एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स। मैं आपको एक बात बताऊं ना, इधर देखो, जहां ये वर्ड प्रिंसिपल्स आ गया, एक तो इसी से पता चल जाना चाहिए टाइप ऑफ ऑडिट कौन सा है। फिर भी अगर आप एक बार मेरे साथ पढ़ोगे ना केस, और फिर मैं आपको एक बार दिखाऊंगा बुक में भी जो एग्जांपल दे रखा है, यू विल गेट टू नो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से समझना, ठीक है, बस थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना था, बट मैनेजेबल था। देखो क्या कहता है, CNAG appointed you as a firm of CAs to conduct the audit of Sunshine Limited, which is a PSU. You're my sunshine, my only sunshine. PSU under the government of India intimated the auditor about the following concerns. PSU ने क्या किया है, एक सोलर पैनल सेट किया है विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 5750 करोड़, जिसमें से 2000 करोड़ तो भैया R&D का एक्सपेंस है,
इन्होंने अप्रूवल भी लिया, डॉक्यूमेंटेशन भी की, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी कंप्लाई करी। बट सीएनएजी को लगता है ये जो आर&डी एक्सपेंडिचर है ना 200 करोड़ 2000 करोड़ का, ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, अनाप शनाप खर्चा है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, जो बाकी कंपनीज हैं वो भी इस तरह के फिजूल के खर्चे नहीं करती। अब सर सवाल आता है कौन सा ऑडिट आएगा। अब सवाल आता है कौन सा ऑडिट आएगा, तो अगर आप अपने पीएसयू के नोट्स खोलो, यस सर, तो आपको यहां पे एक ऑडिट पढ़ाया गया था जिसमें मैंने बताया था कि ये ऐसे खर्चे पकड़ता है जो इम्प्रॉपर है, अवॉइडेबल है, इनफ्रक्चुअस, इनफ्रक्चुअस यानी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, फिजूल के खर्चे हैं। क्या इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कोई फिजूल का खर्चा पकड़ा गया है? यस सर। यहां पे एग्जांपल भी लिया था कि एक बिल्डिंग बन गई है जो इनफ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर है, जिसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है। सो इट वाज अ केस ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट, एंड सिर्फ प्रोप्राइटी ऑडिट है जहां पे इंस्टीट्यूट ने आपको प्रिंसिपल्स लिख के दिए हैं, 4 प्रिंसिपल्स लिख के दिए। तो 1 मार्क था प्रोप्राइटी ऑडिट पहचानने का, 4 नंबर है प्रिंसिपल्स बताने के। और प्रिंसिपल्स बड़े ही सिंपल थे कि जो भी आप खर्चा करो, ठीक है, जो भी आप खर्चा करो, कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस जो आप खर्चा करोगे उससे 3 लोगों का भला नहीं होना चाहिए। पहला, जिस बंदे ने खर्चा सैंक्शन किया है उसका खुद का भला नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी पर्टिकुलर पर्सन या सेक्शन ऑफ कम्युनिटी का फायदा नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट था, जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज है उनका भला नहीं होना चाहिए, मतलब जो उनको रेम्युनरेशन रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उसके अलावा उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तो बाबा यही बात आपको यहां पे लिखनी थी, एंड दिस इज वॉट योर प्रोप्राइटी ऑडिट वाला क्वेश्चन ऑल अबाउट। नाउ इफ यू कम टू बी पार्ट, बी पार्ट देखो क्या कहता है। बी पार्ट बात कर, बी वाला इज अ गुड क्वेश्चन, हाँ, अबव एवरेज। देखना, एनालाइज द एक्शन ऑफ सीए अमित एंड कमेंट विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट। अगेन किसका क्वेश्चन है? प्रोफेशनल एथिक्स। अब आ जाओ देखो क्वेश्चन क्या कहता है। कहते हैं सीए अमित द ऑडिटर ऑफ केआरटी प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो डज द स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिलेटेड टू इनकम टैक्स, जीएसटी, एमसीए, ये सब कर सकता है फॉर द क्लाइंट फॉर कैरिंग आउट कंप्लायंसेस विद इन द टाइम लिमिट। क्लाइंट ने इसको 3 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, 3 लाख रुपए दिए हैं, जिसमें उसने रिमार्क्स लिख के दिए कि 3 लाख किसके लिए दिए हैं। 3 लाख में से 1,20,000 रुपए जो दिए हैं वो एज अ एडवांस दिए हैं फॉर प्रोफेशनल फीस। उसमें से 1,80,000 रुपए दिए कि इसको कुछ स्टेचुटरी पेमेंट्स करनी है विद इन 1 मंथ। विद इन 1 मंथ मतलब रीजनेबली शॉर्ट टाइम, रीजनेबली शॉर्ट टाइम के लिए इसको करना है। ही रिसीव्स द 3 लाख अमाउंट इन इज रेगुलर सेविंग अकाउंट। अब सर सवाल आता है कि क्लाइंट से जो मुझे पैसा मिल रहा है क्या मैं अपने सेविंग अकाउंट में डाल सकता हूँ? आंसर इज डिपेंड्स। हमने पढ़ा था क्लॉज 10 पार्ट 1 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल, उसमें सबसे पहला पॉइंट हम ये सीखते हैं कि जो एडवांस है ना, इट इज आउट ऑफ स्कोप। इट इज आउट ऑफ स्कोप मतलब आप इसको सेविंग अकाउंट में रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहली चीज तो आपने एनालिसिस करके लिखनी है, एडवांस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस क्लॉज, वी कैन कीप द एडवांस इन अवर सेपरेट अकाउंट, इन अवर सेविंग अकाउंट, ठीक है सर। फिर दूसरी चीज क्या होती है सर? दूसरी चीज ये होगी कि जो पैसा आपने रीजनेबली शॉर्ट टाइम में स्पेंड करना है उसको आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं, उसको भी आप अपने अकाउंट में रख सकते हो। तो दोनों ही एक्सेप्शन है, दोनों ही अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द अमाउंट ऑफ 1,80,000, ये 1,80,000 कौन सा है? जो उसको रीजनेबली शॉर्ट टाइम में स्पेंड करना था। इसने क्या किया, 50,000 तो टीडीएस पेबल के लिए था, 60,000 जीएसटी लाइबिलिटी के लिए था। इसको विद इन 1 मंथ इसने क्या किया, पे कर दिया। इसने विद इन 1 मंथ पे कर दिया। तो 1,80,000 में से 1,10,000 गए तो कितने बचे? 70,000। तो जो बैलेंस था 70,000 का pertaining to MCA फाइलिंग और DIN, इट वॉज डिपॉजिटेड आफ्टर 3 months ड्यू टू पोर्टल इश्यूज। इसमें क्या इस बेचारे की कोई गलती है कि पोर्टल नहीं चल रहा? सर गवर्नमेंट का पोर्टल है, कभी भी खराब हो जाता है, तो पोर्टल नहीं चल रहा होगा तो इस वजह से वो डिपॉजिट नहीं कर पाया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। इन बिटवीन इसने क्या किया, इस 70,000 में से अपनी 40,000 रुपए की ऑफिस रेंट पे कर दी और वापस इस अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया इन द अकाउंट विद इन 2 weeks। मैं बताऊं ना, यहां गड़बड़ है। दिस इज द इशू जहां पे ये बंदा गिल्टी हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्लॉज 10 लिखना है, फिर आपने बोलना है एडवांस मनी इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस क्लॉज 10। जो पैसा आपको रीजनेबली शॉर्ट टाइम में स्पेंड करना है, इट इज ऑल्सो आउटसाइड द स्कोप, उसको आपको सेपरेट अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। बट सर इन सब प्रोविजंस के बाद जब मैं फैक्ट्स ऑफ द केस से रिलेट करता हूं तो मैं देखूंगा 40,000 में इसने अपना पर्सनल एक्सपेंस कर लिया। बिकॉज ऑफ दैट पर्सनल एक्सपेंस ही शैल बी गिल्टी अंडर दिस क्लॉज 10 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, विच इज माय जजमेंट, ठीक है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सी पार्ट। इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ योर डिजिटल ऑडिट, जहां पे आपसे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है, इसकी ऑडिट इंप्लीकेशंस और कॉमन रिस्क पूछिए। अगेन ही आपको बुक में मिल जाएगा। इसका भी रेफरेंस
मैंने आपको दे दिया है कि सर ये आपको चीज़ पेज 15.5 में मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट वाला वाज अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, यस सर। बस हमारे पास 3 क्वेश्चन और रह गए एंड देन दिस एनालिसिस विल बी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सारे बच्चे, क्वेश्चन 4A। देखो क्वेश्चन 4A क्या कहता है। क्वेश्चन 4A बात करता है आपसे, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट ऐसे एडवाइस ये रोहन कि क्या एडिशनल डिस्क्लोजर इसकी ऑडिट रिपोर्ट में आएंगे ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे 810 कंसिडरिंग अ क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यस सर। जब भी क्वालिफाइड ओपिनियन होता है हमारे मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो समरी में हम क्या बताते हैं, उसकी रेफरेंस देते हैं कि मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड ओपिनियन है। फिर आप उसका बेसिस बता दो, उसका क्या इफेक्ट है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो बता दो। वही 2-3 बातें आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन बैंक। दूसरा पॉइंट, इन द अबव केस अगर ऑडिटर रिपोर्ट में एडवर्स ओपिनियन होता तो आपको क्या डिस्क्लोज करना है। तो मैंने कहा जब भी एडवर्स ओपिनियन होता है ना, तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले बताना पड़ता है मेन ऑडिट रिपोर्ट में एडवर्स ओपिनियन है, ठीक है सर। फिर उसके बाद उसका बेसिस वगैरह बताना पड़ता है कि व्हाट इज द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन एंड अगेन उसका क्या इफेक्ट वगैरह दैट यू नीड टू टेल। तो ये आपका पॉइंट अगेन आ जाएगा एंड लेट मी टेल यू बोथ आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो अगेन अगर आप 810 पे जाओगे, ठीक है, नोट्स में देखोगे पेज 10.10 पे मिल जाएगा। पिछला वाला 15.15 पे था, ये आपका 10.10 पे, और इससे पहले वाला क्वेश्चन 7.7 पे था। तुमको पैटर्न दिख रहा है नोट्स के, 7.7, 15.15, 10.10, यस सर, फालतू पैटर्न है सर, छोड़ो। फिर उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन बैंक की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक ये एडवर्स ओपिनियन की बात करते हैं, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 MTP May 24 में इन्होंने पूछा था, दोनों क्वेश्चंस को मिक्स करके पूछा है, ठीक है। एडवर्स ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन दोनों को यहाँ पे मिक्स करके पूछा है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। प्रोफेशनल एंड एथिकल इम्प्लीकेशन एज पर आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स, चाहे वो बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 या बोले आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स, क्या आएगा, सीए एक्ट 1949। सीए एक्ट 1949 प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है। अब देखो हुआ क्या है, Arora and Taneja, a firm of CAs with 4 partners, has recently been recognized for its strong commitment to professional development and community service. During the financial year 24-25, the following instances come to light under a peer review. देखो इन्होंने क्या पकड़ा है। सबसे पहले हमने सपोर्ट किया आईसीआई के पोउ को, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट। फर्म ने कंट्रीब्यूट किए फंड्स फॉर अ इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय पोउ ऑफ आईसीआई। इसके लिए इन्होंने प्रायर अप्रूवल लिया ऑफ सीपीए डायरेक्टरेट, ठीक है। एंड द फर्म नेम वाज आल्सो इंक्लूडेड अमंग द स्पॉन्सर्स इन द ऑफिशियल आईसीआई सर्कुलर। तो मैंने आपको क्या बोला था सर, आपने हमको एक चीज सिखाई थी, इवन जो हमने अभी प्रोफेशनल एथिक्स की मैराथन कंडक्ट की थी वहां पे भी मैंने डिस्कस किया था कि सर जब बात आती है स्पॉन्सरिंग की, तो अगर मैं बात करूं इवेंट्स लाइक आईपीएल, क्या मैं वहां लिख सकता हूं एसके एंड एसोसिएट प्रेजेंट आईपीएल, आंसर इज नो। बट सर जब बात आती है आईसीआई के पैसे लेने की, आईसीआई कहते हैं हमको तो पैसा दे दो, हमको पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू आर नॉट परमिटेड टू स्पॉन्सर अ इवेंट जनरली, बट यू मे स्पॉन्सर अ इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय पोउ, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट, बट आपके पास प्रायर अप्रूवल होना चाहिए किसका, सीपी डायरेक्टरेट ऑफ आईसीआई का, ठीक है सर। उसके अलावा सर ये कहता है कि अगर आप सीएसआर एक्टिविटी स्पॉन्सर करते हो तो आप अपना नाम लिख सकते हो, अपने नाम के साथ सीए लगा सकते हो, इससे लगता है कि सीए लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। बट सर क्या मैं सीएसआर एक्टिविटी, मान लो मैं प्लांटेशन ड्राइव कर रहा हूं, तो क्या मैं हर प्लांट के साथ अपनी फर्म का नाम लिख दूं, नहीं। क्या हर उसके साथ फर्म का लोगो लगा दूं, नहीं। तो ये कटवाया था मैंने, फर्म का नेम एंड सीए लोगो इज नॉट परमिटेड। तो अब अगर आप सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो ना, यही पूछा है, वन ऑफ द पार्टनर्स अंजलि तनेजा, शी फाइनेंस्ड अ क्लीन वाटर ड्राइव अंडर द सीएसआर इनिशिएटिव। पोस्टर एंड बैनर पे देखो क्या लिखा, सीए अंजलि तनेजा। क्या मैं बोल दूं ये तो सही है, हाँ सर ये सही है। बट बंदी ने क्या लिखा ना, इन्होंने यहाँ लिख दिया अरोड़ा एंड तनेजा की पार्टनर है, सर ये नहीं लिखना था। फर्म का लोगो भी डिस्प्ले किया, ये नहीं करना था। तो इस वजह से दे विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज 6 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड, ठीक है। गुड क्वेश्चन, यस सर, अमेजिंग। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, इजी क्वेश्चन है, पॉइंट सी। यहाँ पे कुछ बढ़िया आपको सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। देखो क्या कहता है, कहता है डिस्कसिंग द अबव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन विच ऑफ द कैपिटल ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज रेफर्ड। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में भी है, अभी रिसेंट आरटीपी एमटी में भी ऐसे क्वेश्चन सिमिलर पूछा था। तो आपको कैपिटल पहचाननी है, क्या क्या कैपिटल्स होती हैं। हिमाचल की कैपिटल क्या है, शिमला, सर शिमला नहीं है, वो है शिमना। तो फाइनेंशियल कैपिटल हम सबको पता है, उसके अलावा हम बात करते हैं सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, ठीक है, नेचुरल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। तो सबसे पहले कहता है कंपनी इंप्लीमेंटेड अ स्ट्रक्चरल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द एम्प्लॉइज। मुझे बताओ मैं अगर एम्प्लॉइज को इंप्रूव कर रहा हूं तो क्या मैं सोशल काम कर रहा हूं, नो। क्या मैं ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव कर रहा हूं, यस। तो इट इज अ ह्यूमन कैपिटल का क्वेश्चन। हम अगर ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव कर रहे हैं, हम उनको प्रोफेशनल स्किल्स दे रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, एंगेजमेंट इंप्रूव कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, इट इज अ फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल। अब आ जाओ नेक्स्ट,
कंपनी हैज decommissioned a newly fully automated production line equipped with modern machinery and smart control system, जिसने प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, वेस्टेज को घटा दिया, प्रोडक्ट क्वालिटी को भी बढ़ा दिया एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ओवरऑल इंप्रूव हो गई। तो देखो हम अपनी इंप्रूव क्या कर रहे हैं, मशीनरी यानी इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। ठीक है सर, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी जजमेंट इन्वॉल्व करूँ, क्या कहीं ना कहीं मैं अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रहा हूँ? यस सर। जिससे मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रही है? यस सर। तो ये टेक्नोलॉजी जब इंप्रूव होती है तो क्या मैं बोलता हूँ यहाँ पे थोड़ी इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी इंप्रूव हो रही है? यस सर। तो कहीं ना कहीं इसके साथ ना लॉजिकली इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी आ सकता है, मैन्युफैक्चर्ड के साथ साथ इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दीज आर द टाइप ऑफ कैपिटल्स लॉजिकली विच आई फील शुड कम हेयर। लास्ट 2 क्वेश्चन। You have been appointed as statutory auditor of KYM Private Limited for the financial year 24-25. कंपनी हैज़ अ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ 2 करोड़। मुझे बताओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करोड़ है। 1 करोड़ से ज़्यादा हो गए? हाँ सर। एक भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बाबा कारो 2020 विल बी एप्लीकेबल। सबसे पहले तो ये बोल दो। बोरोइंग्स 9 करोड़ है, बोरोइंग्स कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ तक होनी चाहिए। ये भी 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई तो कारो एप्लीकेबल हो गया। रेवेन्यू कितना होना चाहिए? अप टू 10 करोड़। ये कितना है? 9 करोड़ एक्सक्लूडिंग द रेवेन्यू फ्रॉम इसको ऐड करो तो रेवेन्यू 11 करोड़, ये भी 10 करोड़ से ज्यादा हो गया। तो वैसे तो एक ही चीज अगर 1 करोड़ से ज्यादा थी तो कारो एप्लीकेबल था, बट तीनों ही कंडीशंस मीट नहीं हो रही तो कारो तो एप्लीकेबल है ही। ठीक है सर। अब कोई बच्चा बोल सकता है सर ये स्मॉल कंपनी है। बाबा स्मॉल कंपनी के लिए ना प्रीसीडिंग ईयर की फिगर देखते हैं, करंट ईयर की नहीं। तो प्रीसीडिंग ईयर की फिगर गिवन नहीं है तो ये स्मॉल कंपनी नहीं है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। हम इस पर यही कंडीशन लगाएंगे और हम बोलेंगे कारो एप्लीकेबल है। ठीक है, प्लस लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। तुम बोल दोगे स्मॉल कंपनी तो क्या बाकी इन्फॉर्मेशन किस लिए दी गई है? ठीक है, पेज वेस्ट करने के लिए नहीं सर। बच्चा क्या सोचता है ना, स्मॉल कंपनी लिखेंगे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। एक बार स्मॉल कंपनी लिख दिया कारो एप्लीकेबल ही नहीं है, कौन दिमाग लगाए कौन सा क्लॉज है, छोड़ो ये नॉटीनेस नहीं करनी। ठीक है सर। अब आ जाओ पॉइंट 1 पे। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द एडिशनल मैटर्स अंडर 143 ऑफ कंपनीज एक्ट। बेसिकली कारो 2020 की रिपोर्टिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि सर ऐसा 143 सबसेक्शन 11 में लिखा है कि कारो की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो अब आपको बताना है कारो का कौन सा क्लॉज आएगा। सबसे पहले, कंपनी हैज इंकर्ड अ कैश लॉस ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। कैश लॉस की बात कहाँ आती है? 17 का खतरा, क्लॉज नंबर 17। अपन किससे लिखते हैं? रोमन नंबर में। ठीक है, क्लॉज 17 पैरा 3 ऑफ योर कारो 2020। पहला पॉइंट तो आ गया सर। दूसरा, सप्लायर्स हैव रिड्यूस द क्रेडिट पीरियड। कस्टमर्स ने पेमेंट डिले कर दी एंड फ्यू कस्टमर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। यहाँ पे किसकी फील आ रही है सर? यहाँ पे इनके गोइंग कंसर्न की फील आ रही है। अब आई एम नॉट श्योर आई से यहाँ पे गोइंग कंसर्न का पॉइंट उठाएगा नहीं उठाएगा, बट इफ आई वॉज देयर एज अ स्टूडेंट फॉर सेफ्टी आई वुड हैव रोट अबाउट गोइंग कंसर्न। तो यहाँ पे आप मटीरियल अनसर्टेनिटी ऑफ गोइंग कंसर्न की बात कर सकते हो, यानी क्लॉज 19। ठीक है, क्लॉज 19 आई थिंक आप गोइंग कंसर्न की बात करते हैं। गोइंग कंसर्न खराब हो गया तो ऑडिटर चला गया। नहीं, सबसे पहले ऑडिटर जाता है ना, क्योंकि कैश लॉस हो गया तो कैश नहीं है। 17 में कैश नहीं है, अब कैश नहीं है तो ऑडिटर भी नहीं रुकता, ऑडिटर भी चला जाता है। अब अगर ऑडिटर चला गया तो गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया। हाँ, 18 था रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, 19 इज गोइंग कंसर्न। ठीक है सर। कंपनी हैज बीन कंटिन्यूसली इन प्रॉफिट सिंस इंसेप्शन बिकॉज ऑफ द लॉसेज इंकर्ड इन लास्ट 2 ईयर्स। मैनेजमेंट को इरेगुलरिटीज मिल रही हैं। एक फ्रॉड डिस्कवर हुआ थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म वॉज एड्रेस्ड बाय द मैनेजमेंट। यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑन दिस केस। 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ना चाहती है बिकॉज डॉन ने फ्रॉड किया है। तो क्लॉज 11 आपकी फ्रॉड की बात करता है। तो 3 क्लॉज तो हमारे हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड सर्टेन प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑफ मेट्रो लाइन मोनोरेल। 23-24 करंट ईयर है प्रीवियस ईयर है? सर प्रीवियस ईयर है। पिछले साल आपको कुछ प्रोजेक्ट मिले थे फॉर विच कंपनी बोरोड द फंड्स ऑफ 4 करोड़ फ्रॉम द बैंक। आपने 4 करोड़ के फंड्स बोरो करे। मेट्रो लाइन्स मोनोरेल वर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। Coastal Road project was yet to commence and the amount unspent is 4 करोड़ सैंक्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट। कहीं ना कहीं जो आपको पैसा मिला था, सैंक्शन हुआ था फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसकी अमाउंट इज 4 करोड़। अब एक बात बताओ, ये जो 4 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, एक बात समझना, हाँ, ये सैंक्शन कहां से हुआ? 4 करोड़ सैंक्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, 4 करोड़ इज सैंक्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो 4 करोड़ दैट इज सैंक्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट, मतलब ये जिस बंदे ने मुझे प्रोजेक्ट दिया था उसने 4 करोड़ दिए थे, उसमें से पेंडिंग है, या बैंक से जो मैंने 4 करोड़ बोरो किए थे उसमें से 4 करोड़ पेंडिंग है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वापस समझते हैं। कंपनी ने 4 करोड़ बोरो करे, ठीक है सर।
फिर इन्होंने बताया कि हमने 3 प्रोजेक्ट थे, मेट्रो लाइन, मोनोरेल, कोस्टल लाइन। ये जो एमएम वाले प्रोजेक्ट हैं या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, ये चलते जा रहे हैं। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ और अमाउंट अनस्पेंट इज 4 करोड़ सैंक्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट। देयर इज नो क्लैरिटी हेयर कि जो 4 करोड़ बोरो करे थे ये उसी में से अनस्पेंट है क्या। देखो, अगर 4 करोड़ आपने बोरो करे थे कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए और आपने अभी तक उस पर्पस के लिए नहीं लगाए, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई इसकी रिपोर्टिंग क्लॉज 9 में होगी, जो किसकी बात करते हैं, बोरोड फंड्स की। एक बार सर क्लॉज 9 दिखाना हमको। यस एवरीवन, तो क्लॉज 9 बात करता है रीपेमेंट ऑफ लोन्स, बेसिकली जो आपने बोरोइंग्स कर रखी है। इसमें क्या कहता है, वेदर कंपनी, इसमें यहाँ पे वेदर द टर्म्स लोन्स, वेदर द टर्म लोन्स वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच लोन्स वर ऑब्टेन। बट यहाँ पे टर्म लोन है कि नहीं अभी ये पता नहीं है, ठीक है। एंड इफ नॉट, बताओ किस पर्पस के लिए उनको यूज किया वो सब बताओ। बट अभी अगर हम क्वेश्चन देखें, ठीक है, इफ वी लुक एट द क्वेश्चन, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि ये बोरोड जो फंड किए हैं वो टर्म लोन है कि नहीं, कितने टाइम के लिए बोरो किए हैं। तो बहुत ही एम्बिग्विटी है कि क्लॉज 9 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है सर। बट फिर भी एक इसको अपन पॉइंट ऑफ एनालिसिस रख सकते हैं। सेकंड पार्ट, हाँ मैं अभी वो बता रहा हूं, जो भी आप मान लो आप एग्जाम लिख रहे हो तो आपके मन में क्या आएगा, कुछ चीजें डायरेक्टली हिट कर रही है यहाँ पे कि क्लॉज 17 हिट कर रहा है, थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं तो गोइंग कंसर्न शायद से हिट कर सकता है, फ्रॉड क्लॉज 11 हिट कर रहा है, आपने ये भी लिख दिया कारो इज एप्लीकेबल, इसके आपको मिलेंगे 3 नंबर, डोंट वरी। बट मेन पॉइंट अभी जो पेंडिंग है ये है कि अभी इन दोनों पॉइंट्स का क्या करना है, ठीक है। दैट्स द एनालिसिस आई एम ऑल्सो डूइंग विद यू, ठीक है सर। इन केस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स द अनस्पेंड अमाउंट इज 2 करोड़, कहीं ना कहीं 2 करोड़ की अनस्पेंड अमाउंट है। अब सर मुझे क्या लग रहा है ना, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने यूज किया एआई, इनको क्वेश्चन बनाना था सीएसआर वाला, इनको क्वेश्चन बनाना था सीएसआर वाला। वो सीएसआर में होता है ना क्लॉज 20, यस सर, 2020 में नीता अंबानी आती है छोटी छोटी बच्चों को लेके सीएसआर दिखाने, यस सर। तो वो आपका क्लॉज 20 आना था। पता है सीएसआर में 2 चीजें होती हैं, एक होता है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और एक होते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है सर। जो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है, पता है उसका अमाउंट हमको 6 मंथ्स में फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर एक शेड्यूल 7 फंड में डालना होता है। हाँ, और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता है उसका पैसा आपको एक स्पेशल अकाउंट में डालना होता है, जो अनस्पेंड अमाउंट है उसको स्पेशल अकाउंट में डालना होता है। मुझे पता है ये बनाना चाह रहे थे सीएसआर का क्वेश्चन, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, बट इनसे ना सीएसआर लिखना ही रह गया, इनसे यहाँ पे सीएसआर की मेंशन ही रह गई। एंड क्वेश्चन का पूरा मैं बताऊं ना, क्या बोलें, कौन सा अच्छा वर्ड यूज करें, क्वेश्चन की मतलब बैंड बज गई, ठीक है, क्वेश्चन की पूरी बैंड बज गई। तो मैं आपको बताऊं ना, क्वेश्चन ठीक से ड्राफ्टेड भी नहीं है। आप बस इतना बोलना कि क्या कारों की रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहले मैं बताऊं ना, मेजर मेजर इजी इजी चीजें डिस्कस करते हैं। कारों की रिपोर्टिंग होगी, हाँ होगी, ठीक है। इज देयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू रिगार्डिंग द अबव मैटर्स अंडर कारो 2020? आप बोलोगे यस। इफ नो, वेयर एंड हाउ द अबव मैटर्स वुड बी डेल्ट बाय यू इन द ऑडिट रिपोर्ट। इसको नो की जगह पहले तो बोलना था यस। इफ यस, वेयर एंड हाउ यू विल डील विद दिस थिंग्स इन द ऑडिट रिपोर्ट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और मजे की बात देखो क्या है, अभी इनको नो लिख दिया, ठीक है, यहाँ आना चाहिए यस, ठीक है। एंड हाउ विल यू डील इन द ऑडिट रिपोर्ट, तो वही आप कारों के अपने क्लॉजेस बता सकते हो। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आई डोंट नो अभी ऐसे की क्या जजमेंट है, एक बार सजेस्टेड आएंगे तो यू कैन अगेन गो थ्रू दैट, ठीक है। अभी तक सारे क्वेश्चन ठीक थे, यही मेरे को थोड़ा अजीब सा मसालेदार क्वेश्चन लगा, दैट आई डिस्कस्ड विद यू। अब आ जाओ बी पार्ट पे। अब सर अगर मैं बी पार्ट पे डिस्कस करूं, इट इज अ गुड क्वेश्चन। कहता है बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स एंड विद रेफरेंस टू रेलेवेंट एसे यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फ्रॉड रिस्क फैक्टर। मुझे पता फ्रॉड रिस्क फैक्टर की बात कौन से ऐसे में होती है, ऐसे 240। तो सबसे पहले आपने ऐसे 240 लिखना है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो केसेस आपको दे रखे हैं इसमें कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो दीज आर द केसेस ऑफ, आई थिंक इन्होंने अभी बता रखा होगा। एक लिस्टेड एंटिटी के आप ऑडिट मैनेजर हो, आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, कंपनी विद सिग्निफिकेंट डेट फाइनेंसिंग, यू आर प्लानिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर 31 मार्च 25। पिछले ऑडिट्स में आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, कंपनी मीडिया में अभी रही है ड्यू टू द एलिगेशंस ऑफ मैनिपुलेटिंग द शेयर प्राइसेस, नॉट डिस्क्लोजिंग द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। कंपनी इज अंडर इमेंस प्रेशर फ्रॉम द स्टेक होल्डर टू मीट अग्रेसिव अर्निंग टारगेट, ठीक है। आपने कुछ 4 चीजें आइडेंटिफाई करी हैं, आपने बताना है कि कौन सा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ठीक है। सबसे पहले सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर मैनेजमेंट्स कंपेंसेशन इज टाइड टू अचीविंग प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट। मतलब अगर आप हाई प्रॉफिट्स दिखाओगे तो आपको ज्यादा कंपेंसेशन मिलेगी। सर ये क्या है, हमारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं AIO, एटीट्यूड रैशनलाइजेशन, इंसेंटिव प्रेशर और अपॉर्चुनिटी। क्या ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है? नहीं। क्या मैं बोल दूं यहाँ पे इंसेंटिव है? यस। सो इट इज अ पॉइंट ऑफ इंसेंटिव और प्रेशर। दूसरा पॉइंट, कंपनीज फाइनेंशियल रिजल्ट शो रैपिड और अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर। अगेन अगर आप कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हो तो आपके ऊपर प्रेशर है आगे भी ज्यादा प्रॉफिट दिखाने का, तो अगेन इट इज अ इंसेंटिव और प्रेशर।
फिर कहता है आप क्या कर रहे हो, सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स अनयूजुअल ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर आप इस तरह की फिक्टिशियस ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। क्या ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम है? नहीं। इंसेंटिव और प्रेशर है? नहीं सर। एंड ऑफ द ईयर में हम क्यों कर रहे हैं? एंड ऑफ द ईयर में जो ट्रांजेक्शन होती है वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है फ्रॉड करने की, तो अपॉर्चुनिटी आएगा। लास्ट में कहता है हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड लीगल काउंसिल। जब भी कोई मैनेजमेंट का बंदा गड़बड़ निकालता है, लीगल काउंसिल गड़बड़ निकालता है, आप उसको हटा देते हो, तो अगेन इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डू फ्रॉड। तो यही आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करने थे एंड काम कंप्लीट। ठीक है, अब आता हूँ, आ जाओ लास्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे लर्निंग क्या है, ऐसे 240 में इतने सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर दे रखे, सर क्या याद करने हैं? भैया क्लास में भी बोला था इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ के चलो। इस तरह के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या एमसीक्यूज या ऐसे इस पे आपको बना के दे देता है जनरली। ठीक है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पानी के दो घूंट लगाओ, गेट रेडी। डिस्कस वेदर मिस्टर पी is guilty of professional misconduct under the CA Act 1949 with reference to relevant schedule। देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, मजा आएगा। A practicing CA Mr. P is approached by a prominent retail chain to do mystery audit। सबसे पहले बताओ क्या एज अ CA इन प्रैक्टिस में मिस्ट्री ऑडिट कर सकता हूँ? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर इज यस। एज पर द एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड डिसीजन जो शुभम सर ने क्लास में पढ़ाए थे, इसके हिसाब से हम मिस्ट्री ऑडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोल ऑफ द ऑडिट इज टू इवेलुएट कंप्लायंस विद इंटरनल पॉलिसीज एंड सर्विस स्टैंडर्ड। कहीं ना कहीं काम सही से हो रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, हमको ये चेक करना है। मिस्टर पी एक्सेप्ट द असाइनमेंट एंड स्ट्रक्चर हिज प्रोफेशनल फीस टू बी कंटिंजेंट अपॉन द नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैप्सेस एंड नॉन कंप्लायंस। आइडेंटिफाइज कि भाई ज्यादा फीस देना अगर मैंने तुमको ज्यादा फाइंडिंग दी। ठीक है, ऐसे करके इसने फीस स्ट्रक्चर करी। अब ये कौन सा क्लॉज है जो बोलता है फीस कैन नॉट बी कंटिंजेंट? क्लॉज 10 कंटिंजेंट। क्लॉज 10 कंटिंजेंट यानी 10(1)(1), क्लॉज 10 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। अब सर दो बातें तो मुझे लगता है हर सीए स्टूडेंट ने लिखी होंगी, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का डिसीजन की ऐसे हो सकता है, और क्लॉज 10 का आपने रेफरेंस दिया होगा। अब बात आती है एनालिसिस की और कंक्लूजन की। सबसे पहला एनालिसिस जो मेरे मन में आता है वो ये है कि सर मिस्ट्री ऑडिट क्या है? इज इट अ ऑडिट एंड अटेस्टेशन सर्विस और इज इट अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस? मेरा ओपिनियन ये कहता है कि कहीं ना कहीं हमें इसको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में डालना चाहिए। बेसिकली यू आर कंसल्टिंग विद द मैनेजमेंट, इज कंसल्टिंग यू, मैनेजमेंट हैज अपॉइंटेड यू एज अ कंसल्टेंट कि आप हमारे ऑपरेशंस को देखो, आप हमारे ऑपरेशंस को देखो। यहाँ पे भी इन्होंने क्या बोला, इंटरनल पॉलिसीज के साथ कंप्लायंस देखनी है, सर्विस स्टैंडर्ड्स देखने हैं, तो आप हमारे ऑपरेशंस को देखो एंड जितनी आप हमको फाइंडिंग्स निकाल के दोगे, जितनी आप हमारे लिए वैल्यू क्रिएट करोगे, हम आपको उतनी फीस देंगे। तो अगर मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस की बात करूं तो यहां पे आपका जो क्लॉज 10 है रेगुलेशन 192, वो कहती है कि जितनी आप फाइंडिंग्स निकालोगे उतनी आप फीस ले सकते हो। दिस इज अलाउड, ये कहीं ना कहीं अलाउड है। ठीक है सर। ओपिनियन नंबर 2 कि जो एक इंसान सोच सकता है। अब आप बोलोगे सर जो इन्होंने सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रखी है, उसमें तो ये है ही नहीं, उसमें तो मिस्ट्री ऑडिट है ही नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड बाकी ऑडिट हैं, बट मिस्ट्री ऑडिट तो वहां पे मेंशन ही नहीं है। क्योंकि मिस्ट्री ऑडिट मेंशन नहीं है तो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस नहीं है। और सर ये नॉन ऑडिट सर्विस भी नहीं है, नाम लिखा है ऑडिट सर्विस, तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते नॉन ऑडिट सर्विस टू अ नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। सो बेसिकली नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट टू नॉन ऑडिट क्लाइंट ये वैसी भी नहीं, आप यहाँ पे अश्योरेंस दोगे जब आप ऑडिट कर रहे हो। तो सर ऐसे केस में तो इट शुड नॉट बी अलाउड, ऐसे केस में तो इट शुड नॉट बी अलाउड, कंटिंजेंट फीस शुड नॉट बी अलाउड। तो अब अगेन डिपेंडिंग ऑन द इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दो आंसर्स पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर आप अपना स्टडी मटेरियल खोलोगे तो कहीं भी क्लियरली नहीं दे रखा कि मिस्ट्री ऑडिट इज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस और नॉट। ऑपरेशनल ऑडिट दे रखा है, मैनेजमेंट ऑडिट दे रखा है, इन्वायरमेंटल ऑडिट दे रखा है, इस तरह के सारे ऑडिट दे रखे। तो मिस्ट्री ऑडिट मेरा मानना है वो भी वैसे ही कुछ ऑडिट है। तो जब वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस है तो बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स दिस शुड बी अलाउड। बट आप बोल सकते हो नहीं नहीं सर आईसीआई ने कहा दे रखा है मिस्ट्री ऑडिट ऐसी कोई सर्विस है, तो जब ऐसी कोई सर्विस नहीं है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस नहीं है, तो इट शुड नॉट बी अलाउड। ये तो रेगुलेशन 192 की लिस्ट में आता ही नहीं है। तो अगेन इफ यू वांट, मैंने इसको भी एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्लूड कर दिया है, आप इसको यहां पे पढ़ सकते हो। Treating the mystery audit as a management consultancy service like operational and management audit, then fees can be based on findings as per regulation 192 read with clause 10 part 1 of first schedule to CA Act 1949। so this should be allowed। ठीक है, तो दिस शुड बी अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बोलते हो नहीं नहीं ये तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस नहीं है, देन कंटिंजेंट फीस शुड नॉट बी अलाउड। तो अगर आपने मान लो इसमें से कुछ भी ऐसा किया जो आपको लगता है अब आईसीआई को रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दिस पॉइंट एज अ पार्ट ऑफ योर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, जो रिप्रेजेंटेशन लेटर है इसका वर्ड डॉक्यूमेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, ठीक है सर, दैट्स इट सर।
तो बस अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन 6। आई थिंक इट्स अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। लास्ट लाइन कहते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डूइंग द ड्यू डिलिजेंस टू द ऑडिट टीम। जब आप ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट कर रहे हो तो क्या स्टेप्स लोगे? तो भैया स्टेप्स का क्या मतलब है? हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस। हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस, लॉजिकली मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। अब कोई बोल सकता है सर नहीं नहीं, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के पॉइंट्स आएंगे, ब्रीफ हिस्ट्री, प्रमोटर की हिस्ट्री, कैश फ्लो कवर करो, अकाउंटिंग पॉलिसी कवर करो। बाबा वो मेरे को लगता है आंसर तब आएगा जब आईसीआई पूछेगा स्कोप, ठीक है, कि स्कोप ऑफ ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, क्या क्या एस्पेक्ट्स आप कवर करते हो एक फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में। यहां पे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो तो ये बोलता है कि जिस एंटिटी को आप एक्वायर करने वाले हो, ठीक है, मैनेजमेंट बिलीव्स कि इस एंटिटी के एआई मॉडल, क्लाइंट पोर्टफोलियो ये आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देंगे, बट फाइनेंस एंड लीगल टीम्स को कंसर्न्स हैं अबाउट देयर रेवेन्यू प्रोजेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन, कॉर्पोरेट फाइलिंग। तो ये फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के थोड़ा आगे जा रहा है, लॉज की कंप्लायंस देख रहे हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हाउ टू कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस आना चाहिए। इवन अगर आप अपनी बुक पे देखोगे तो इसके पॉइंट्स भी एक स्टेप वाइज मैनर में दे रखे हैं, दैट यू शुड स्टार्ट विद एन ओपन माइंड, फिर एक बेस्ट टीम ऑफ पीपल लेके आओ, ठीक है। जब आपके पास बेस्ट टीम ऑफ पीपल आ गई तो फिर आप एक 360 डिग्री अप्रोच लो। 360 डिग्री में सबसे बात करो, इंप्लॉइज से भी बात करो, सप्लायर से भी बात करो, कस्टमर से भी बात करो, सबसे बात करो। फिर मैं बोलता था टॉक टू ऑल द पीपल, टेक अ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, एंड आखिरी में यू शुड गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। सो लॉजिकली आई फील स्टेप्स में ये आने चाहिए, बट अगेन यू डोंट नो, इट्स आईसीआई, ठीक है। मेरा ये मानना है हाउ टू कंडक्ट ऑफ ड्यू डिलीजेंस आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है सर। बी पार्ट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन सर, ये आपके बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा अपन क्विकली करेंगे इसको कवर। कहता है यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ एसडीआई बैंक लिमिटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑडिट आपसे गाइडेंस मांगी गई है ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस इन द ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन द ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर आप बैंक ऑडिट में देखोगे, मैंने यहाँ पे आपको ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दिया था, ठीक है। क्लास के अंदर भी आई थिंक हमने 20-25 मिनट अच्छे खासे इस टॉपिक पे लगाए थे, और मैंने बोला था भैया इसको समझ के चलना, एमसीक्यू आएगा तो डील कर पाओगे, अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू डील विद इट, एटलीस्ट टेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, रीड करके तो कम से कम चलना। तो अब अगर आप इसका यहाँ पे टॉपिक का क्वेश्चन देखोगे तो क्या बोलता है, कहता है बैंक के पास 450 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, 250 करोड़ डिवेंचर में, 95 करोड़ शेयर में, 75 करोड़ बॉन्ड में। हमने नोटिस किया कि जो इन्वेस्टमेंट टीम है 4 स्टाफ मेंबर की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कहता है एक ही टीम बैठ के सारे इन्वेस्टमेंट फंक्शन कर रही है, बट सर ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं नहीं है। अगर आप यहां पे टॉपिक देखोगे तो देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, यानी फ्रंट ऑफिस का काम करेगा, मिडिल ऑफिस का काम करेगा, बैक ऑफिस का काम करेगा। इनको आपको सेपरेट करके चलना है। तो पहली गाइडेंस आपकी यहां पे ये आती है। दूसरी गाइडेंस, देयर आर 5 बैंक रिसीप्ट्स विद अदर बैंक्स जिनकी टोटल वैल्यू 35 करोड़ है एट द ईयर एंड। 3 बैंक रिसीट्स आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 8 मंथ्स, बहुत ज़्यादा टाइम से आउटस्टैंडिंग है। हाँ सर, ऐसे केस में क्या करना चाहिए, कन्फर्मेशन लेनी चाहिए। जब दूसरे बैंक के पास पड़ी है ना, तो आप बोलोगे जब भी बैंक रिसीट कोई दूसरा बैंक देता है, आपको कन्फर्मेशन लेनी है फ्रॉम द काउंटर पार्टी बैंक जिसने भी बैंक रिसीट इशू की थी। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम से आउटस्टैंडिंग है तो आप रिटर्न एक्सप्लेनेशन लो मैनेजमेंट से कि भैया क्यों आउटस्टैंडिंग है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो ये आपने यहाँ पे बात करनी थी। ओके सर, अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आ जाएं, ऑडिट टीम ऑब्जर्व्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट दैट ड्यूरिंग द ईयर बैंक हैज़ रीक्लासिफाइड 80 करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अवेलेबल ऑफ सेल टू HTM, ठीक है। अब ये चाहते हैं हम इसको लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी तक अच्छे से होल्ड करके चलें ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन बाय एसेट लाइबिलिटी कमिटी, बट इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल नहीं लिया। छोटा सा टॉपिक था जहाँ पे इतनी सी बात लिखी है, जब भी आप शिफ्ट करते हो फ्रॉम अवेलेबल टू सेल टू हेल्ड टू मेच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल से हेल्ड टू मेच्योरिटी, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल नहीं लिया वो गलत है, बस यही बात आपको यहाँ पे हाईलाइट करनी थी। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, इलेबोरेट ऑन द ड्यूटीज ऑफ CAJ वाइल एग्जामिनिंग द PFI। इसमें कुछ नहीं था, 3 चीजें हम चेक करते हैं। सबसे पहले अजम्पशन ठीक है, अगर अजम्पशन ठीक है तो PFI बना दो और बता दो। मतलब सबसे पहले चेक वेदर द assumptions आर नॉट अनरीजनेबल, देन यू सी दैट PFI इज प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ assumption। अब जब assumption के हिसाब से बनाए तो भैया लोगों को बता तो दो assumptions आर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द PFI। तो यही वाली बातें आपने ड्यूटीज में यहाँ पे मेंशन करके चलनी है। बाकी इसमें आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वी कैन नॉट गिव द ओपिनियन दैट रिजल्ट्स ऑफ PFI विल बी अचीव्ड, वी एक्सप्रेस अ मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस एंड
you can say that we give the opinion that whether the assumptions are not unreasonable. तो बेसिकली यही बात आपने यहाँ पे करनी है। पूरे क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है इतना बड़ा पढ़ने का, मेन आपने आखिरी लाइन पढ़ के डायरेक्ट आंसर देना था। अब आ जाए लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये बोलता है क्या, विद रेफरेंस टू रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड सीएएफ टेक। सीएएफ को क्या करना चाहिए, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। एक लिस्टेड एंटिटी है, क्लाइंट है, सीएएफ इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ दिस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। ड्यूरिंग द ऑडिट सीएएफ एंड हिज टीम मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इनको फिक्टिशियस सेल्स मिली, मिसिंग इन्वेंट्री मिली, फोर्ज्ड रिकॉर्ड। ये सब क्या है, ये सब फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है। ऑन कम्युनिकेटिंग द ऑब्जर्वेशन विद द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, उन्होंने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, मतलब मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी भी मिले हुए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ने बल्कि धमका और दिया कि मैं तेरे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा अगर तूने इसके बारे में ऑडिट रिपोर्ट में बताया। भाई क्या खतरनाक लोग हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डिवाइडेड विद प्रमोटर डायरेक्टर सपोर्टिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अदर्स एग्रीइंग विद द ऑडिटर। मतलब बोर्ड भी बटा हुआ है, कुछ फ्रॉड वाले लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं। सिंस फ्रॉड इज मटेरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको लगता है यार ऐसे झूठे लोगों के साथ मैं ऑडिट कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो क्या करूं, तो जो ऐसे 240 में हम डायरेक्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि जब भी फ्रॉड मिलता है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, आपको प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ती है। टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट। सर रिपोर्ट किसको, जिन्होंने आपको अपॉइंट किया, जिसको हम प्यार से बोलते हैं कारो 2020 की रिपोर्टिंग, एंड योर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जिसको हम प्यार से बोलते हैं 143 सबसेक्शन 12 सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड रिपोर्ट करने के बाद देन यू कैन विड्रॉ। और जब भी आप विड्रॉ करते हो तो विड्रॉ प्लस उसके रीजंस अगेन आपको किसको बताने पड़ते हैं, ओनर्स को जिन्होंने आपको अपॉइंट किया, एंड टू द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था 240 का, आई थिंक आपके क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो अगेन अगर मैं एनालिसिस करूं ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चन ठीक थे। एक मिनट ना, ठीक तो थे, एक मिनट रुको। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन ठीक थे, एंड मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंसिंग दे दी है कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से नोट्स में से मिल जाएगी। कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, एंड जहाँ पे भी छोटी बहुत डिस्क्रिपेंसी थी वो भी मैंने आपको हाईलाइट करके दे दी, क्योंकि मुझे पता है कि भैया जो बच्चा उस 3 घंटे में बैठा था ना, उसने भी वो चीज़ें फील करी होंगी जो मैंने फील करी व्हेन आई वेंट थ्रू द पेपर इन डिटेल। सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द सेम। सो दिस इज योर सीए फाइनल ऑडिट जैन 26 पेपर एनालिसिस, एंड आई डेफिनेटली फील दैट इट वॉज नॉट अ एवरेज पेपर, इट इज अ गुड अबव एवरेज लेवल ऑफ पेपर। ठीक है सर, अब हमारी लर्निंग्स क्या है, अगेन मैं लर्निंग्स आपको सिंपल बताता हूँ, फॉलो द नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक प्रॉपर्ली, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई सारे ऐसे टॉपिक्स इन्होंने आईसीएआई ने पूछे जो क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी उस पर क्वेश्चन नहीं होगा बट नोट्स में कवर्ड थे। तो हमेशा आपको नोट्स को अपना प्राइमरी मटेरियल रखना है, चाहे फर्स्ट रिवीजन, चाहे सेकंड रिवीजन, चाहे थर्ड रिवीजन। और मैं एक बात और बता दूं भैया, ऑडिट को लाइटली लेना छोड़ दो, ऑडिट को लाइटली लेना छोड़ दो। मैं सच्ची बता रहा हूं, देखो जैसे एफआर 100 नंबर का आता है, एएफएम 100 नंबर का आता है, ऑडिट भी 100 नंबर का आता है। तो जैसे आप एफआर के लिए प्रॉपर क्लासेस करते हो, एएफएम के लिए प्रॉपर क्लासेस करते हो, ऑडिट के लिए सबसे पहले तो अपनी प्रॉपर क्लास कंप्लीट करो। ठीक है सर, जैसे उनकी क्लासेस के साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, इसके साथ आप कम से कम क्लास के साथ ही 20 से 25 मिनट, आधा घंटा रिवीजन के लिए निकालो। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड जो रिवीजन प्लानर मैंने आपको दिया है 12 दिन, 6 दिन, 3 दिन, इसको आपने डिलीजेंटली फॉलो करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो, आपको ऑडिट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने देखे लेवल ऑफ क्वेश्चंस, अभी वो जमाना गया कि आपने 4 पॉइंट रटे और आप एग्जाम देने चले गए, आपका हो गया। नारे बाबा ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। नाउ आईसीआई वांट्स टू क्रिएट क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो अब अगर हमें क्वालिटी सीएस चाहिए, प्रोफेशन की वैल्यू बढ़ानी है, डिग्निटी अच्छी रखनी है, तो भैया हमको अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी मजा आएगा। ठीक है सर, एंड द प्राइमरी कॉन्सेप्ट शुड ऑलवेज बी ऑन कॉन्सेप्ट्स देन लर्निंग। पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, सीख लो, फिर जो मोटी मोटी चीजें याद करने वाली उनको आप याद करके चल सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको टॉपिक वाइज वेटेजेस भी दे दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो मोटा मोटी वेटेज सेम रहती है। हर बार स्टैंडर्ड्स लगभग 30 नंबर की कवरेज करते हैं। इसको May 24 को इग्नोर करना, इसमें एमसीक्यूज के मार्क्स नहीं है, तो लगभग 30 मार्क्स की वेटेज आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की रहती है। SQC1 SA220 हर बार 5 से 7 नंबर का आता है, 5 नंबर का तो आता ही है। प्रोफेशनल एथिक्स की वेटेज आप देख सकते हो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। अगेन आप मान सकते हो 20 से 25 नंबर का प्रोफेशनल एथिक्स आएगा ही आएगा। कारो 2020 हर बार कम से कम 5 नंबर का आता ही आता है। इसके साथ अगर मैं इमर्जिंग एरियाज की बात करूं, 5 से 6 नंबर का आते ही आता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको स्टैंडर्ड्स, कारो 2020 और प्रोफेशनल एथिक्स, इनको तो कवर कर लेना चाहिए, और इमर्जिंग एरियाज को। फिर अगर मैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा हल्का इधर उधर जाऊं, तो भैया ये जो आपके अदर स्टैंडर्ड्स हैं, इनको इग्नोर मत करके चलो। हर बार ये जो अदर स्टैंडर्ड्स हैं, 13 मार्क्स, 14 मार्क्स, 12 मार्क्स, तो 12 to 14 मार्क्स के अदर स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं। एंड इंटरनल ग्रुप और पीएसयू ऑडिट, इसकी मिला के वेटेज लगभग 10 नंबर बनती है हर बार। हर बार इसकी मिला के तीनों की वेटेज 10 नंबर बनती है। इस बार 9 नंबर थी, पिछली बार 11 नंबर थी, पिछली बार भी 11 थी। मोटा माटी इसकी 10 नंबर की वेटेज बनी जाती है। तो मैं कहूंगा कि इनको भी आप एक पेयर बना के चल सकते हो। सो जस्ट गो ग्रुप बाय ग्रुप।
तो सबसे पहले क्या कर लो, प्रोफेशनल एथिक्स कर लो, 20-25 नंबर हो गए। फिर SQC1 SA 220 कर लो, 4-5 नंबर इससे भी हो गए। देन यू शुड डू अनदर टॉपिक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इनको कर लो, इससे आपके लगभग 30 नंबर कवर हो गए। ठीक है सर, जब इतना हो जाता है फिर एक इमर्जिंग एरियाज और कारो 2020 कर लो, ये हो गए 5-5 नंबर। तो इन्हीं को अगर आप ऐड कर लो तो कितने हो गए सर, ये हो गए 55 लगभग। मैं ऐसा कह सकता हूँ 30, इसको अपन मान लेते हैं ऑन एन एवरेज प्रोफेशनल एथिक्स को 20, तो 20 + 30 50, 50 + 5 55 मान लो मोटा माटी, प्लस 5 60, 60 + 6 66, लगभग 66-67 मार्क्स तो इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखो आपके कौन कौन से कंफर्ट एरियाज हैं, एक एक करके निपटाते जाओ। मैं ये नहीं कह रहा 118 नंबर की प्रिपरेशन करनी है, नहीं सर, आप भले ही आराम से 95 मार्क्स टू 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करो, बट ये जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इसमें कोई कमी मत छोड़ो। इसमें आपके नोट्स प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए, आपने अच्छे से चीजें गो थ्रू कर रखी होनी चाहिए। बात समझ में आती है? आती है सर। सो दिस वाज द एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, बट मैं बताऊं ना, अभी अगर टाइम लग गया तो कोई बात नहीं, एग्जाम पहली बारी में निकलना चाहिए, दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो यूं ही हंसते खेलते मन लगाकर पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट की जो वर्ड फाइल है, जो रिप्रेजेंटेशन अपने को ICAI को देनी है, ये रही। ये जो वर्ड फाइल है ये मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल क्लियर CA विद शुभम केसवानी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो चैनल ज्वाइन कर लो, मैं आपको वर्ड फाइल देता हूँ। आप ये मेल ICAI को डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम श्योर देयर आर गुड पीपल इन द इंस्टीट्यूट, दे विल डेफिनेटली लिसन टू यू, एंड कहीं ना कहीं वो अपनी मार्किंग में, इवेल्युएशन में इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। ठीक है सर, बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा घबराना नहीं है, अच्छे से मन लगा के पढ़ो एंड सब बढ़िया रहेगा। और कुछ नहीं सर, ये एनालिसिस का डॉक्यूमेंट भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, एंड कमेंट करके जरूर बताना व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को थ्रू करूँगा। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग।